So hello everyone, welcome to EduTap and welcome to विजय सीरीज। स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम कंप्लीट कंपोनेंट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे इन 6 पार्ट। तो आज कंप्यूटर नॉलेज का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम बेसिक्स को कवर करेंगे, हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग के टॉपिक को और हार्डवेयर टॉपिक को, कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन से कॉन्सेप्ट है जो इन टॉपिक्स के अंडर आते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में मैं इन तीनों टॉपिक्स में से आपको बताऊंगी कि कौन से फर्दर टॉपिक्स हैं जो आपके लिए हाई प्रायोरिटी है, मीडियम प्रायोरिटी है एंड लो प्रायोरिटी है बेस्ड ऑन PYQs। बट रिगार्डलेस हम कवर सभी टॉपिक्स को करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल सीरीज फॉर यू ऑल। तो आपने सभी कंपोनेंट्स के लिए इस सीरीज को पक्का से कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फॉर कंप्यूटर नॉलेज। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, इफ यू आर वरिड कि ठीक है मैं यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करना चाहता हूँ बट आई डोंट नो कि एडुटैप का कोर्स रिलायबल है कि नहीं है, और यार मैं इतनी जल्दी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो उसके लिए लेट मी शो यू स्टूडेंट्स, हमारे पास है डेमो कोर्स। ओके, सो हियर यू कैन सी 2 डे डेमो कोर्स यूपीएससी ईपीएफओ के लिए है। एंड यहाँ पे आपको सभी कंपोनेंट्स के जितने भी ऑफरिंग्स होती हैं उनके सैंपल मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर आप इंग्लिश में क्लिक करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लास एंड मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाओगे तो हियर यू कैन सी कॉन्सेप्ट क्लास, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट। बेसिकली ये आपको बताएगा कि अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो कैसे हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। ऑल राइट, सो ये आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, इसका लिंक आपको मिलेगा, आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, जब आपका ये एक बार पेज खुल जाएगा आप बाय नाउ पे जाइए, अपनी डिटेल्स को भरिए एंड देन दिस कोर्स विल बी योर्स। बट माइंड यू द वैलिडिटी इज 2 days। तो 2 days में अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तो जो भी आपको ऑफरिंग मिल रही है कोशिश कीजिए कि आप उसको अच्छे से कवर करो। ऑल राइट, now back to our class. So let's begin our class and let's start with introduction to computer. Now the very basic question that you will have to understand and that will create a good foundation for your understanding of computer awareness, वो टॉपिक क्या है, जब आपको बेसिक समझ में आ जाता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। अब हम वो बच्चों वाली डेफिनेशन में नहीं जाएंगे कि कि इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारी कमांड लेती है देन ये करती है वो करती है, ऐसे करके तो आप बहुत सारी डेफिनेशन बना सकते हैं बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो एक चीज आपने समझनी है वो ये है कि अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोर्स एंड रिट्रीव डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। माइंड यू, जो ये जो डेफिनेशन आपने अभी अभी पढ़ी है इसके हर एक वर्ड का जो मतलब है वो आपके लिए, अगर आप कंप्यूटर के कंपोनेंट को एज अ होल समझना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जब मैं कहती हूँ कि कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल मीन्स इसको हम ट्रेन कर सकते हैं टू डू सर्टेन टास्क। अगर आपको डेटा एंटर करना है आप वर्ड ओपन करके इसको ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप पीपीटी बनाना चाहते हैं, स्लाइड्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई मूवी रन करो तो आप वो उसके लिए ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो तो उसके लिए आप अलग से ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल मीन्स टू डू वेरियस टास्क, यू कैन ट्रेन योर कंप्यूटर बाय प्रोवाइडिंग इट सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप इसको कुछ सेट इंस्ट्रक्शन दीजिए जिससे ये आपके टास्क को कंप्लीट कर लेगा। देन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स देयर हैड टू बी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे कहीं ना कहीं बिजली का यूज होगा ही होगा। ऑल राइट, दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब आ जाते हैं कंप्यूटर की वर्किंग पे। देखो कंप्यूटर हमारा जो भी काम करता है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस में डिवाइड हो सकता है। बेसिक काम है, अर्थमेटिक मींस प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इस तरह के काम। एंड लॉजिकल ऑपरेशन मींस जहां हम कंप्यूटर को एक लॉजिक समझाते हैं और एंड कंप्यूटर बेस्ड ऑन दैट लॉजिक आपका काम करता है। जैसे आपने जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे आपने एंड और नॉट, ये साइंस में जब आप कवर कर रहे होंगे आपने ये सारे कॉन्सेप्ट कवर किए होंगे, तो वो क्या है, लॉजिक्स है। एंड वो लॉजिक्स आप कंप्यूटर को समझा के उससे भी काम करा सकते हैं। देन इट स्टोर्स एंड रिट्रीव डेटा। नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड स्टोर्स, कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डेटा को स्टोर करता है। जब कंप्यूटर उस डेटा पे काम कर रहा है तब वो कहाँ स्टोर होगा, जब कंप्यूटर
एक जगह पे अपना सामान रखना है जहां से उसे, मतलब फाइल पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है बट यस उस फाइल में से सर्टेन चीजें हैं जिस पे वो काम कर रहा है, तो उसको कहाँ रखेगा। अब कंप्यूटर ने टास्क फिनिश कर लिया है, तो अब कंप्यूटर फाइल को कहाँ पे रखेगा। तो ये सभी चीजें भी आपके एग्जाम के लिए समझनी इंपॉर्टेंट है। देन टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर के लिए एग्जीक्यूट करना। नाउ दिस होल डेफिनेशन ये क्या करती है, आपके कंप्लीट चैप्टर के या कंप्लीट कंपोनेंट के एसेंस को ब्रेक डाउन करती है। ओके, नाउ यहाँ पे आ जाते हैं बेसिक कंप्यूटर की प्रोसेस क्या होती है। देखो, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रोसेस को समझना, आईपीओ। ऑल दो ये बहुत मुश्किल नहीं है, कंप्यूटर एज अ कंपोनेंट भी आपको बहुत मुश्किल नहीं लगेगा एग्जाम के लिए, बट यस ये बहुत मुश्किल नहीं है। आईपीओ दैट इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल है आपके एग्जाम के लिए, इसमें से आराम से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट यस बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक है। नाउ व्हाट इज दिस आईपीओ, आई मींस इनपुट। कंप्यूटर को कभी भी आप जो काम देना चाहते हैं उसके लिए आपको दो चीजें देनी होंगी, एक आपने देना होगा सेट ऑफ डेटा, एक आपने देना होगा सेट ऑफ डेटा। मतलब कंप्यूटर को किस पे काम करना है, क्या आप चाहते हैं कंप्यूटर नंबर्स पे काम करे, क्या आप चाहते हैं कंप्यूटर वर्ड्स पे काम करे, या आप चाहते हैं आपने कंप्यूटर को कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं उस पे कंप्यूटर काम करे। तो जो भी आप फीड करोगे डेटा जिस पे कंप्यूटर ने एक्चुअल में काम करना है, तो वो किस में आएगा आपका, वो कहलाएगा इनपुट। दूसरा जो इनपुट के पार्ट में आएगा, क्या काम करना है, आपने नंबर्स दे दिए, क्या उन्हें ऐड करना है, क्या उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या उनको डुप्लीकेट करना है, तो एक्चुअल में आप कराना क्या चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या दोगे, इंस्ट्रक्शन। तो जो आपका इनपुट स्टेज है उसमें आप कंप्यूटर को फीड करते हो या कंप्यूटर को देते हो दो चीजें, क्या क्या चीजें, डेटा प्लस आपकी इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। आप बताओगे कंप्यूटर को किस चीज पे काम करना है और क्या काम करना है। ऑल राइट, देन आपका कंप्यूटर उसको ब्रेक डाउन करेगा एंड उसको प्रोसेसिंग में ले जाएगा, उसको प्रोसेस करेगा। जब एक्चुअल में एडिशन करना होगा आप अपने कंप्यूटर को बताओगे 2 और 3 इसको ऐड कर दो, तो आपका कंप्यूटर एक्चुअल में उसको 3 + 2 5 में ले आएगा। तो दिस इज बेसिकली प्रोसेसिंग। ओके, जो इनपुट आप कंप्यूटर को दे रहे थे वो दोगे आप इनपुट डिवाइसेस की मदद से। इनपुट डिवाइसेस मतलब ऐसी डिवाइसेस जो आपकी कंप्यूटर को कंप्यूटर से इंटरेक्शन में हेल्प करेंगी, ठीक है, वो यूजर और आपके कंप्यूटर का बीच में इंटरफेस है। तो जैसे अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, कीबोर्ड का यूज करोगे। अगर आप कुछ क्लिक करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप माउस का यूज करोगे। अगर मैं आपके सामने वीडियो में हूं, मैं बोल रही हूं, तो व्हाट आई एम यूजिंग, द माइक्रोफोन। ओके, तो प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, जो भी चीजें आपने फीड की है और जो भी इंस्ट्रक्शन दी है वो कंप्लीट की जाएंगी। आपने अगर नंबर्स दे रखे हैं ऐड होने के लिए तो वो सभी एक्चुअल में ऐड किए जाएंगे। ओके, यहाँ पे एक्चुअल जो कंप्यूटर का काम है वो यहीं पे होता है और वो किया जाता है थ्रू सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये वो यूनिट है जो एक्चुअल में क्या है, वर्किंग यूनिट है, ये काम कर रही है। बाकी सब कोई डेटा दे रहा था, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था, बट सीपीयू एक्चुअल में उसको काम को कर रहा है जो आपने बोला है। ठीक है, देन है आउटपुट। आउटपुट में बेसिकली आपका क्या होता है, कंप्यूटर ने जब रिजल्ट जनरेट कर लिया, कंप्यूटर ने 2 + 3 5 आपका रिजल्ट निकाल लिया है। अब ये रिजल्ट उसने जब तक आपको दिया नहीं, इतने सब काम करने का फायदा नहीं होता है। ओके, अगर आप ऐसा कोई एग्जाम देते हो जिसका रिजल्ट आता ही नहीं है, तो उस एग्जाम को देना ना देना बराबर है। सिमिलरली अगर आपने कंप्यूटर को कोई काम करने को दिया है, उसने कंप्लीट भी कर लिया है, लेकिन अगर वो आपको रिजल्ट शो नहीं कर रहा, तो उसका करना ना करना बराबर है। तो आउटपुट में बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका डेटा आपने दिया था उसकी प्रोसेसिंग होती है एंड अल्टीमेटली वो चेंज होता है इनटू द इंफॉर्मेशन। नाउ इंफॉर्मेशन इज बेसिकली प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा। अब जो आपने 2 + 3 किया था वो 5 में कन्वर्ट हो गया है, बेसिकली इस 5 को आप फर्दर यूज कर सकते हो। आउटपुट जो आपका शो होगा वो किससे होगा, थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में आपके आते हैं मॉनिटर। अगर आपका कोई रिजल्ट विजुअल है, ठीक है, तो वो आपको शो होता है थ्रू मॉनिटर। देन अगर आप चाहते हो कि जो भी आपका रिजल्ट आया है वो फिजिकल फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में ना हो, तो उसके लिए प्रिंटर है। अगर मैं बोल रही हूँ थ्रू माइक्रोफोन, तो आप सुन रहे हैं किसके थ्रू, स्पीकर के थ्रू। वो फोन का स्पीकर भी हो सकता है, वो लैपटॉप का स्पीकर भी हो सकता है। ऑलराइट, नाउ इसमें एक ऑप्शनल स्टेज होती है ऑफ स्टोरेज। अगर आप जो रिजल्ट आपने जनरेट किया है फाइनल,
उसको स्टोर करना चाहते हैं तो उसको आप परमानेंटली या फिर टेम्पररी बेसिस पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये आईपीओ साइकिल है, इसमें स्टोरेज की जो हमारी स्टेज है वो क्या है, ऑप्शनल है। ओके अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको कंप्यूटर के लिए समझना होगा, विच विल बी मेक और ब्रेक डील। किसी भी चीज की प्रोसेसिंग के लिए, किसी भी तरह के इनपुट के लिए, कंप्यूटर वर्क्स ऑन गीगो। गीगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। जितना खराब डेटा आप अपने कंप्यूटर को दोगे उतना ही खराब आपका रिजल्ट होगा। द क्वालिटी ऑफ योर रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर इनपुट। जैसे आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। अगर आप बिना पढ़े लिखे एग्जाम देने जाते हो तो ऑफ कोर्स आपका रिजल्ट खराब होगा। ठीक है, तो सिमिलरली गार्बेज इन गार्बेज आउट फैक्ट पे कंप्यूटर काम करता है। ओके एंड सीपीयू हैंडल करता है प्रोसेस की स्टेज को। देन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये दो वर्ड हमने यूज किए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको भी ऐसे समझते हैं कि आप दोबारा ना कंफ्यूज होंगे, ना आप दोबारा भूलोगे। तो जब हम डेटा की बात करते हैं, देखो अगर आपसे कोई बोला जाए अल्फाबेट बताओ तो ए बी सी डी ई एफ आप जेड तक बता दोगे। ठीक है, सिमिलरली आपसे नंबर बोला जाए तो लेट्स से आप 1 से 100 तक बता दोगे। आपको बोला जाए स्पेशल क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप बता दोगे। तो ये इन सभी को हम डेटा बोलते हैं। ये रॉ फॉर्म में है। अगर आपके पास रैंडम नंबर पड़े हैं और आपको नहीं पता उनका क्या करना है तो यू हैव द डेटा। ठीक है, अब दुनिया में जितनी चीजें होंगी उन नंबर से होंगी, लेकिन एज सच वो नंबर अभी, क्योंकि वो कोई सेंस नहीं बना रहे, उनका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो क्या है, यूजलेस है। तो इसको हम बोलते हैं डेटा, जो एज अ मीनिंग यूजलेस है बट फॉर द इंफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका हो जाता है डेटा। दूसरे साइड पे आपका है इंस्ट्रक्शन। तो जब हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सॉरी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जो भी डेटा पे आपने आपको ऑर्डर मिल रखा है, कंप्यूटर को सॉरी ऑर्डर मिला है, या फिर कंप्यूटर ने जो भी प्रोसेसिंग करनी है, एक बार अगर वो कर लेता है तो आपको मिलती है इंफॉर्मेशन। ये क्या है, बेसिकली डेटा की ही ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म है, जो कि मीनिंगफुल है, जिसका कुछ ना कुछ मतलब है। ठीक है, द फाइनल आउटपुट यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग। जो आप अल्टीमेटली डिसीजन लेते हो वो डेटा के बेस पे नहीं लेते हो। ओके वो किसके बेसिस पे लेते हो, इंफॉर्मेशन। आप ऐसा समझिए, अगर आप एक सिटी में जाते हैं एंड आप बोलते हैं कि 3 पार्टीज है ए बी सी, आपने किसको वोट किया है, आपने 100 लोगों के इंटरव्यू लिए, किसने कहा ए, किसने कहा बी, किसने कहा सी, और आप उसको नोट कर रहे हैं। तो आपके पास अभी क्या है, डेटा। बट लेट्स से कि सबने आपसे सच बोला है, बट बेस्ड ऑन दैट आप अभी भी नहीं पता कर पाएंगे, ऑल्दो आपके पास डेटा है, क्योंकि जो भी आपने चीजें इकट्ठा कर रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन जब तक आप ऐड नहीं करते कि पार्टी ए को टोटल वोट कितने मिले, पार्टी बी को टोटल वोट कितने मिले, सी को कितने वोट मिले, तब तक अपने में, खुद में, वो जो पर्टिकुलर फैक्ट्स आपने या डेटा आपने इकट्ठा किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप ऐड कर लेंगे कि ठीक है 10 लोगों ने पार्टी ए को दिया है, 20 लोगों ने पार्टी बी को दिया है, लेट्स से 50 लोगों ने पार्टी सी को दिया है, 20 लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, इस तरह का डेटा, ठीक, इस तरह की इंफॉर्मेशन, तो अब आप क्लियरली बता पाएंगे कि पार्टी सी जीतने वाली है। सो नाउ यू हैव बेस्ड ऑन द डेटा, आपके पास क्या है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ओके एंड दिस वाज द बेसिक्स ऑफ योर कंप्यूटर। Now moving on, we also need to know about the characteristics of computer. कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है, कैसा है, उसके गुण क्या है। तो स्पीड, बेसिकली कंप्यूटर में सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ है और जो कंप्यूटर को आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है वो है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड। एडिशन आप लोग भी कर लोगे, एडिशन मैं भी कर लूंगी, एडिशन कैलकुलेटर भी कर लेगा, बट कंप्यूटर को क्या स्पेशल बनाता है, उसकी कैलकुलेशन की स्पीड। कंप्यूटर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकता है पर सेकेंड, एंड कैलकुलेशन सिर्फ मैथ्स में नहीं है, दिस इज बेसिकली फॉर द प्रोसेसिंग। ओके देन एक्यूरेसी, कंप्यूटर से हम हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेरी वेरी हाई एक्यूरेसी। दैट मीन्स जो डेटा हमारा, जो हमारे रिजल्ट आ रहा है, सॉरी, वो बार बार क्या होगा, सही होगा, उसमें एरर होने के चांसेस नेग्लिजिबल होंगे, नेक्स्ट टू नन। ओके देन रिलायबिलिटी, हमें ऐसा नहीं सोच सकते कि ठीक है आज 20 तारीख है, इवन डेज में अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा वो सही होगी, और डेज में क्या पता गलत हो जाए, ऐसा नहीं है। आप कंप्यूटर पे किसी भी टाइम पे सेम प्रोसेस को करते हो या सेम डेटा को फीड करके सेम इंस्ट्रक्शन देके रिजल्ट निकालते हो तो वो हमेशा सेम होगा। इट विल नॉट बी लाइक कि क्योंकि कंप्यूटर से आपने 20 टास्क करा लिए हैं तो अब आपका कंप्यूटर 2+3 को 5 ही बोलेगा, वो कभी 6 या 4 नहीं बोलेगा। ओके तो कंप्यूटर्स आर रिलायबल। देन स्टोरेज, ऑफ कोर्स कंप्यूटर जो है हमारे ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफर करते हैं,
जो डेटा हम कंप्यूटर पे इजीली स्टोर कर सकते हैं। देन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इज बेसिकली जब आप कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली बोल देते हैं कि ये काम उसने कंप्लीट करना है। जैसे आप बहुत सा अपने कंप्यूटर में नंबर लिखिए और उसको बोल दीजिए सबको ऐड कर, तो आपको बार बार इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको ऐड करना शुरू कर देगा। ऑलराइट, देन डिलीजेंस, कंप्यूटर बोर नहीं होता, कंप्यूटर थकता नहीं है एंड कंप्यूटर लेजी नहीं है, इसीलिए कंप्यूटर रिलायबल भी था। ओके, देन वर्सटिलिटी, वर्सटिलिटी मींस कंप्यूटर की यूजेबिलिटी, कंप्यूटर आज के टाइम सबसे वर्सेटाइल डिवाइस है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को आप हर एक फील्ड में यूज कर सकते हैं, बीट योर बैंकिंग का फील्ड, बीट योर एजुकेशन का फील्ड, बीट योर फाइनेंस का फील्ड, बीट योर मिलिट्री, किसी भी फील्ड में आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल है। देन मल्टीटास्किंग, ऐसा नहीं है कि आपको गाने सुनने के लिए अलग कंप्यूटर चाहिए, कैलकुलेशन के लिए अलग कंप्यूटर चाहिए, गेम खेलने के लिए अलग कंप्यूटर चाहिए, स्लाइड्स बनाने के लिए अलग कंप्यूटर चाहिए, एक ही कंप्यूटर आपका सभी टास्क को कर सकता है। तो इसी की वजह से कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग भी हमें ऑफर होती है। बट अब इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्यूटर ही है भाई जो है, कंप्यूटर ही सबसे अच्छा काम कर रहा है, रेस्ट ऑफ द डिवाइस आर नॉट वर्किंग, क्योंकि कंप्यूटर ऑल्सो कम्स विद सम ऑफ द लिमिटेशन। ये लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट, देयर इज नो आईक्यू, कंप्यूटर से आप आईक्यू एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, इसको क्या चाहिए? ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए ही चाहिए। ओके, देन कंप्यूटर हैव नो फीलिंग्स, कंप्यूटर में कोई इमोशन नहीं हो सकते, आप कभी दुखी होकर कंप्यूटर में डेटा डालोगे या फिर यू विल आस्क कंप्यूटर कि ओके ठीक है आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, कि तो ठीक है आज के अगर मेरा बॉस पूछे देखो मैं बीमार हूँ, तो मेरा बॉस पूछे कि 2+3 कितना होगा तो 6 बोल देना, कंप्यूटर इज नॉट एम्पैथ। ओके, कंप्यूटर वर्क्स ऑन कोल्ड लॉजिक। देन इट डिपेंड ऑन यूजर, हाउ इट डिपेंड्स ऑन यूजर, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आपका गीगो, ये आता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर गुड इनपुट होगा तो गुड आउटपुट होगा, अगर गार्बेज इनपुट होगा तो गार्बेज आउटपुट होगा। ओके, जैसा कि नेक्स्ट टॉपिक में भी आप समझ पा रहे हैं। देन सिक्योरिटी रिस्क, ऑफ कोर्स कंप्यूटर आपके वायरस के लिए, हैकिंग के लिए, मालवेयर के लिए, रैंसमवेयर के लिए बहुत ही मतलब आपको ओपन में टारगेट कर देते हैं। अदरवाइज देखो लोगों को ऐसे क्या पता ना पता हो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग है और उसमें मैसेज आ रहा है तो लोगों को पता है। अगर आपका कोई मोबाइल हैक कर लेता है तो उसको पता है कि आपके अकाउंट में एग्जैक्टली कितने रुपए हैं। तो ये क्या होता है बेसिकली, जो सिक्योरिटी रिस्क है उसके लिए कंप्यूटर हमें ओपन कर देता है। देन पावर, ऑफ कोर्स कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अदरवाइज कंप्यूटर आपका काम नहीं कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल जो हमारा होम जो कंप्यूटर जो हम घर पे यूज़ करते हैं उसको जाके आप सोच रहे हैं कि ठीक है मैं स्पेस में जाके इसको यूज़ करूंगा या अंटार्कटिक में जाके इसको यूज़ करूंगा, वो ऐसे काम नहीं करता। उसको भी सर्टेन टेम्परेचर रेंज में ही बेस्ट फंक्शनिंग होती है ताकि उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है वो सेफ रहे। ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर में क्या क्या ऐसे माइलस्टोन थे विच चेंज द होल गेम। ठीक है, कंप्यूटर का डेवलपमेंट या मॉडर्न कंप्यूटर की अगर हम बात करें हाउ इट केम टू डेवलप, इसमें स्टेपिंग स्टोन्स क्या क्या थे। ओके, ऑल्दो इसके अलावा भी आपको बहुत मिल जाएंगे बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से उनको कवर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम उनमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मार्क 1। इससे पहले अगर आप शुरू करना चाहें अबेकस से शुरू कर सकते हैं, बट हम मार्क 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे। यहाँ पे हम बेसिकली पंच कार्ड सिस्टम को यूज़ करते थे। ओके, एंड ये आपका मार्क 1 कंप्यूटर में था। किसने इसको डेवलप किया था? सो इट वाज डेवलप्ड बाय हार्वर्ड हैथवे एकेंस विद द हेल्प ऑफ आईबीएम। उस टाइम पे आईबीएम आजकल भी है बट उस टाइम पे रिलेटिवली बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। एंड जितने भी, क्योंकि मार्क 1 कंप्यूटर आपका यूएस का है, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट कंपनीज थी या कॉरपोरेशन थी वो बेसिकली काम अमेरिका में ही कर रही थी एंड उनका भी ध्यान धीरे धीरे कंप्यूटर्स की तरफ को जा रहा था। देन नेक्स्ट वी हैव इज ABC, एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अगर आप मार्क 1 की बात करोगे इसमें मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस थी, अगर आप ABC की बात करोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस थी। ओके, एंड ये डेवलप किया था आपका, जैसे कि नाम में भी है, एटम्स ऑफ एंड बेरी। तो एटम्स ऑफ इज जॉन एटम्स ऑफ एंड बेरी की बात करें तो इट इज क्लिफर्ड बेरी।
ओके यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, दिस वाज बेसिकली एबल टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। देन नेक्स्ट वी हैव इज एनिक। एनिक की अगर मैं बात करूं, एनिक मींस इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ऑल दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलेटर और कंप्यूटर दोनों ही हो सकता है, ठीक है, बट एनसीईआरटी में क्योंकि कंप्यूटर लिखा हुआ था तो हम इसको कैलकुलेटर लिखा हुआ था तो हम इसको कैलकुलेटर की तरह लेंगे। अगर आपको एग्जाम में कंप्यूटर दिखता है तो उसको भी आप एक्सेप्ट करके मान लेंगे कि एनिक क्या होता है, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचले एंड दिस वॉज फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये आपने समझना है, यहाँ पे जो नोट्स दे रखे हैं फर्स्ट जनरल पर्पज, इसका मतलब बहुत सारे फील्ड्स में यूज होने वाला जनरल पर्पज का इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिसिटी तो यहीं से आ गई थी एबीसी से, तो उसी को कैरी किया गया था, ठीक है। देन एनेक जो आपका वो है प्रेडिसेसर है, वो आपका क्या डिसेंडेंट है, सॉरी, वो आपका है आपका एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके ये बेसिकली क्या है, सक्सेसर है। एंड यहाँ पे अब हमने डिपेंड करना शुरू कर दिया ऑन द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर बेसिकली इसको आप बहुत बार कवर करेंगे, बट जस्ट है ये मशीन लैंग्वेज है, ये वो लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर बात करता है, ठीक है। एंड ये कंप्लीटली बनी गई है बस दो सिंबल 0 और 1 से, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बाइनरी। बाई मीन्स टू, तो इसमें टू ही सिंबल यूज होते हैं 0 एंड 1, एंड उसी से कंप्लीट आपकी लैंग्वेज बनाई जाती है। देन इसके बाद हमारा आता है एडसेक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये पहला जो प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम, इस कंप्यूटर के लिए बेसिकली आपको प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आप कंप्यूटर को कोई काम कराना चाहते हो तो आप बताओगे भी तो ये काम कैसे करना है। अगर आप कंप्यूटर से सैंडविच बनवाना चाहते हो तो आप बताओगे भी तो, ठीक है, कि भाई पहले ब्रेड लेनी है, फिर ब्रेड काटनी है, फिर लेटिस लेनी है, लेटिस काटनी है, फिर आपने पैटी लेनी है, पैटी काटनी है, फिर आपने चीज स्लाइस लेनी, चीज स्लाइस काटनी, मतलब आप इंस्ट्रक्शन दोगे, कंप्लीटली बताओगे कि ये काम कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो एक ही टास्क को करने के लिए, वो बेसिकली क्या है, आपका प्रोग्राम है। एंड इससे पहले, एडसेक से पहले हमें बार बार प्रोग्राम को लिख के उसमें फीड करना पड़ता था। एडसेक के साथ हमने क्या किया, कंप्यूटर के प्रोग्राम को स्टोर करना शुरू कर दिया। आप इसको ऐसे सोचो कि हर बार अगर आप पीपीटी लिखना चाहते हो तो आपने कंप्यूटर के लिए नया कोड लिखना है, फिर उसको इंस्टॉल करना है, फिर आपने पीपीटी बनाई, पीपीटी बना दी, अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करना चाहते हो, आप एक्सेल बनाना चाहते हो, तो अगेन आपको सेम स्टेप करना है। ओके तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका बेसिकली जब आपका प्रोग्राम स्टोर नहीं होता। लेकिन एडसेक से क्या हुआ, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एंड हमने हमने प्रोग्राम को स्टोर करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो प्रिंसिपल फॉलो हुआ था वो था वॉन न्यूमैन। अब वॉन न्यूमैन प्रिंसिपल क्या है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। देन नेक्स्ट है आपके पास यूनिवैक। यूनिवैक इज बेसिकली यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था और ये कौन सी कंपनी से आ रखा था, एकर्ट मॉचले एंड कंपनी से। देन नेक्स्ट है आपका इंटेल 4004। ये क्या है, आपका फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। ये बेसिकली इससे पहले जो कंप्यूटर थे, आप ऐसा सोचिए कि आपको एक कंप्यूटर रखने के लिए एक रूम की जरूरत होती थी, पूरे एक रूम में सिर्फ एक कंप्यूटर आता था। हाउएवर इंटेल 4004 के साथ क्या हुआ, आपका जो चिप है वो बहुत छोटी, ठीक है, आपके बिल्कुल इतनी सी चिप आपकी हो गई, कंप्यूटर जो है कंप्लीट सीपीयू जो पहले एक एक कमरे के साइज का होता था वो बस एक चिप साइज का रह गया। इसी की वजह से आपके मोबाइल फोन, आपके लैपटॉप्स, ये सब पॉसिबल हो पाए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 3 रूम आपके पास है तो एक रूम में सिर्फ आपका कंप्यूटर रहता है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इंटेल 4004 के साथ जो पोर्टेबल डिवाइसेस थी वो क्या हो पाई, पॉसिबल हो पाई, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स डेवलपिंग द मॉडर्न कंप्यूटर। ओके देन नेक्स्ट वी हैव इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें इन्वेंट हो रखी हैं, जितनी भी चीज़ें कुछ नई ढूंढी गई हैं, कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ रखी है जिसके बाद अ कंप्लीट गेम वॉज चेंज। उसके बाद जो हमने पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसको कंप्लीटली वैनिश कर दिया। अदरवाइज आप देखते होंगे क्या होता है, जब एक टेक्नोलॉजी आती है कुछ लोग उसकी वेरिएशन यूज करते हैं, कुछ लोग पुरानी यूज कर रहे थे कि नहीं ठीक है इतना नहीं है, कुछ लोग नहीं यूज करते हैं। बट कंप्यूटर के केस में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आ रखा है कि लोग फोर्स हो गए हैं कि नहीं ठीक है अब हमने पुरानी टेक्निक्स को या पुराना जो मेथड था उसको छोड़ना पड़ेगा। एंड इसी की वजह से, उस वन इन्वेंशन की वजह से एक न्यू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट होती है। तो अब हम कवर करेंगे ऑल दी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर है उसको हमने 5 जनरेशन में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है वो अभी भी कंटिन्यू है। अभी हम कौन सी जनरेशन में है, फिफ्थ जनरेशन
जनरेशन ऑफ डेवलपमेंट में है। तो जो आपकी फर्स्ट जनरेशन आई थी, ऑल्दो पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यू कैन स्किप, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ऐसे आपके पास क्योंकि पढ़ने के लिए और आपको ईयर्स याद करने के लिए बहुत सारा काम होगा, इसको स्किप कर सकते हो। हाउएवर जो टेक्नोलॉजी यूज है और जो लैंग्वेज है, ये दो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ओके सो अगर हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स। ओके तो फर्स्ट जनरेशन में हम क्या यूज करते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था एंड उसमें क्या होती थी, हीट भी बहुत सारी जनरेट होती थी। ओके देन सेकेंड जनरेशन में आपके आते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली आपके क्या है, ट्रांसपेक्टर, जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं, इन्होंने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था इन द सेकेंड जनरेशन। ओके सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए, ट्रांजिस्टर की वजह से क्या हुआ, साइज थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, इसी की वजह से जो हीट जनरेट होती थी वो भी कम हो गई। ओके जैसे ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया, ऐसे ही लैंग्वेज के केस में पहले मशीन लैंग्वेज 0 1 0 1 1 1 1 0 ऐसे करके, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज ये यूज होती थी, इससे हमने मूव ऑन किया टुवर्ड्स द असेंबली लैंग्वेज। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बट एग्जाम्पल आपके पास टाइम है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। ओके देन थर्ड जनरेशन में हमारे पास आते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके इंटीग्रेटेड सर्किट की बात अगर हम करें तो ये क्या होते हैं, ये अगेन बहुत छोटे हो जाते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट में जो लैंग्वेज यूज हुई थी, सॉरी हमारी थर्ड जनरेशन में अलोंग विद इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट वाज फोर्टन एंड कोबोल। ओके देन हमारे पास आती है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास आते हैं अगेन इंटीग्रेटेड सर्किट ही हैं, बट दीज आर ऑफ वेरी लार्ज स्केल, तो VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके इन्होंने किसको रिप्लेस किया, इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि अब इन्होंने हमने साइज को और भी कॉम्पैक्ट कर लिया। ठीक है इसके साथ हमारी क्या आती है, फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज आती है। ठीक है तो उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ जनरेशन जो 1980 से अभी तक काम कर रही है। इसमें हमारे आती है ULSI चिप्स, ठीक है, ULSI अल्ट्रा लार्ज, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके साथ AI को भी हम, क्योंकि AI में GPU प्रोसेसिंग के लिए भी इन्वॉल्व होता है तो वो भी काम कर लेता है। जो लैंग्वेज यूज होती है दैट इज दी नेचुरल लैंग्वेज, दैट मीन्स अगर आप हिंदी में इंटरैक्ट करना चाहते हैं हिंदी में इंटरैक्ट कीजिए, आप स्पेनिश में करना चाहते हैं स्पेनिश में कीजिए, इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में कीजिए। ओके तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। Now let's do a question from the things that we have studied till now. Okay, so computers are often categorized into generation based on the technological advancement, capabilities and design. These generations are typically distinguished by significant changes in hardware and software architect. Which of the following generation of computer introduce use of integrated circuit? I told you integrated circuit के बाद ही जो हमारी portable machines थी ये सब possible हो पाया था। आपको बेसिकली पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन का पार्ट है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। अगर आपने यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन सी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, अदरवाइज आपको थोड़ा सा पीछे जाके एक बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ओके नाउ लेट्स डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कैसे हम कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो इसमें आपने ऐसे याद नहीं करना कि ठीक है बेस्ड ऑन ऑपरेशन 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपको एग्जाम के लिए ये याद करना है कि अगर आप एनालॉग कंप्यूटर पढ़ लेते हैं तो आपको इससे क्या समझना है, अगर आप हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ते हैं तो आपने उससे क्या समझना है। ओके ये चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर। तो बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे कि अगर जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो मॉनिटर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रिंट आउट हो रहा है, तो वो आपका क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो हमें बेसिकली ग्राफिकल फॉर्म में दिखता है। ठीक है ग्राफ की फॉर्म में कुछ इस टाइप से, यू नो, ऑलराइट। और यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, वो फिजिकल वैल्यूज होती हैं, जैसे वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, इनके लिए एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है। एग्जांपल है हमारे पास थर्मोमीटर एंड स्पीडोमीटर। देन इसके ऑपोजिट हमारे पास आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली किस पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द बाइनरी कोड। बाइनरी कोड मीन्स 0101 जो मैंने आपको बताया था मशीन लैंग्वेज, उस पे काम करते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, ये फास्ट एंड एक्यूरेट है एंड इसकी
अगर हम बात करें कि कौन कंप्यूटर ज़्यादा वर्सटाइल है, तो डिजिटल कंप्यूटर ज़्यादा वर्सटाइल है। यहाँ पे जो आपको रिजल्ट दिखेगा वो आपको ओवर द स्क्रीन भी दिख सकता है, ठीक है, वो ऑडियो की फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो थर्ड टाइप का कंप्यूटर हमें मिलता है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में बेसिकली क्या होता है, आपके एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर आते हैं। जितने भी आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे क्या यूज़ होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। जितनी आपकी इंपॉर्टेंट मशीन्स हैं, आपने देखा होगा जब आप हार्ट में ईसीजी कराने जाते हैं तो उसमें एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन पे क्या होता है, आपका हार्ट रेट मॉनिटर हो रहा होता है। सिमिलर वे में ग्राफ जो निकल के आता है एक पेपर पे, वो भी क्या होता है, आपका हार्ट रेट को मॉनिटर करके देता है। ओके, तो वो किसका एग्जांपल है, हाइब्रिड कंप्यूटर का। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन हम कंप्यूटर को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टाइप का कंप्यूटर हमारे पास है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मींस दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, दीज आर द लार्ज साइज कंप्यूटर दैट वी आर यूजिंग। एंड ये जो सुपर कंप्यूटर है ये ना हम डेली यूज में नहीं लाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पीपीटी बनानी है तो उसके लिए आप सुपर कंप्यूटर ओपन करोगे, या आपको कोई गेम खेलना है तो उसके लिए आपको सुपर कंप्यूटर चाहिए। सुपर कंप्यूटर आपका यूज होता है जो बहुत ही आपकी डिफिकल्ट चीजें होती है, जिनमें बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन या बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है, उनमें हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपने वेदर फोरकास्टिंग करनी है, वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए आपने जगह का टेम्परेचर देखना पड़ेगा, आपने प्रेशर देखना पड़ेगा, विंड की स्पीड देखनी पड़ेगी, विंड की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ प्रेशर पॉइंट बन रखे हैं, ओशन के ऊपर हाल क्या है, और ये भी आपको एक ग्लोबल लेवल पे देखना पड़ेगा। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं आपके सुपर कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी तरह की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर है तो ये क्या है, मोस्ट एक्सपेंसिव भी है। ऑलराइट, यहाँ पे इनका की फीचर क्या है जिसमें से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो है आपका सुपर कंप्यूटर हमारे यूज करते हैं पैरेलल एंड ग्रिड प्रोसेसिंग। पैरेलल एंड ग्रिड प्रोसेसिंग क्या होगी, ये हम कवर करेंगे when we'll cover a very important chapter of emerging trend। जब हम उस चैप्टर को कवर करेंगे वहां पे हम सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड पैरेलल एंड ग्रिड प्रोसेसिंग को भी डिस्कस करेंगे। ओके, इस एंड इन दोनों प्रोसेसिंग को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हैं पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट इज आर मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, लार्ज साइज कंप्यूटर है ये भी, ये ओनली नेक्स्ट टू सुपर कंप्यूटर है। ये क्या है, बहुत पावरफुल है लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के बाद नेक्स्ट जो आता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का आता है। अगेन ये कितने वॉल्यूम का डेटा कर सकते हैं, वेरी लार्ज वॉल्यूम। ओके, देखो सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के ना यूजिबिलिटी में भी आपने सोचना पड़ेगा। जब हम साइंटिफिकली आपने सोचना है कि हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज को करें कि जहां पे लॉग लगेगा, पाई की वैल्यू लग रही है अप टू 1000 प्लेस, इस टाइप की कैलकुलेशन जब करेंगे तो सुपर कंप्यूटर यूज करें। जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे कि अगर आप बैंक का एग्जांपल ले, 1000 लोग आ रखे हैं, कुछ पैसे निकाल रहे हैं, कुछ पैसे अपने सबमिट कर रहे हैं, दोनों ही केस में या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। वॉल्यूम बहुत ज्यादा, 1000 की जगह आप मिलियन ले लीजिए, 10 मिलियन ले लीजिए, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन कैलकुलेशन सिंपल है। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन कैलकुलेशन सिंपल है, तो इसमें आप मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करेंगे। ओके, ये भी एक्सपेंसिव है लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम, ठीक है, पावरफुल है लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम। ऑलराइट, तो ये क्या है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसीलिए इनका यूज बैंकिंग में होता है, एयरलाइन में होता है एंड गवर्नमेंट डेटा सेंटर में होता है। नेक्स्ट वी हैव इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर बेसिकली क्या है, ये थोड़े से आप कहोगे कि ना ज्यादा कमर्शियल कंप्यूटर है। अगर आपके पास एक बड़ा बिजनेस है, अगर आप बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, अगर आप बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है माइक्रो कंप्यूटर, ये जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो लैपटॉप हमारे पास है, ये काम ना आए। क्यों, क्योंकि वहां पे देखो ऐसा नहीं है कि आपने प्लेन बस ऑपरेशन को रन करना है, आपने बहुत सी कैलकुलेशन करनी होगी। हो सकता है आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपको थोड़ा हैवी प्रोसेसर वाला कंप्यूटर चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास होता है मिनी कंप्यूटर। इसको आप ऐसा ले सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का है, ठीक है, यहाँ पे मिड रेंज कैपेबिलिटी है और मेन फ्रेम से नेक्स्ट है ये। और बिजनेस से एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन, अगर आप किसी लैब में रन कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है आप रॉकेट साइंस रन कर रहे होंगे, लेकिन जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं हो सकता है वो प्लांट के ऊपर हो सकता है वो फिशेस के ऊपर हो, ओशन की फिशेस के ऊपर, ठीक है, मरीन लाइफ के ऊपर हो सकता है वो सॉइल सैंपल्स के ऊपर हो। तो अपने में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और हो सकता है हमारा नॉर्मल कंप्यूटर उस कैलकुलेशन को झेल ना पाए, तो उसके लिए वी हैव द मिनी कंप्यूटर। देन वी हैव माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली स्मॉल एंड अफोर्डेबल कंप्यूटर है जिनको हम यूज करते हैं।
ओके ये क्या है, हमारे पर्सनल यूज़ के कंप्यूटर हैं। एंड इन्हीं का एक पार्ट बनता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर भी इसी का पार्ट है जिसमें सिंगल यूज़र यूज़ कर सकता है। ओके देन वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन हम कमिंग पार्ट में पढ़ेंगे। ये वर्क स्टेशन इसके पार्ट से, कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट से आप हटा सकते हैं, इसको हम मोड ऑफ यूज़ में पढ़ सकते हैं। तो उससे पहले यूटिलिटी है। यूटिलिटी बेसिकली कंप्यूटर यूज़ कहाँ हो रहा है। तो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, इसमें बेसिकली क्या है, आप ऐसा लेके चल सकते हैं जेनरिक काम जो हर किसी को चाहिए। जैसे अगर नोट्स बनाने हैं उसके लिए वर्ड की ज़रूरत है, वो हर किसी को चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल आपको पीसी चाहिए, तो वो क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन, वो आपका जनरल पर्पज़ है, ठीक है। स्पेशल पर्पज़ क्या है, जो स्पेसिफिकली एक तरह के काम को करने के लिए बने होते हैं। अगेन ईसीजी मशीन का आप अगर एग्जांपल लेते हैं, वो आपको नेट सर्व करके नहीं देगी, आप उससे क्रोम नहीं चला सकते हैं, आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, आप गेम नहीं खेल सकते हैं, आप म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकते हैं, आप एक ही काम कर सकते हैं। ऐसे ही ईवीएम है, वो सिर्फ वोट कास्टिंग के लिए है, आप उससे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आप उससे ट्वीट नहीं लिख सकते हो। तो ये क्या हो गए आपके स्पेशल पर्पस, जो पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कंप्लीट डिवाइस को आपने डेवलप कर रखा है। ओके इसमें जो आपके प्रोग्राम फीड होंगे वो भी इसी तरह के होंगे जो उस टास्क को करने में हेल्प करेंगे। ओके द नेक्स्ट वी हैव इज क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर आपके बेसिकली क्या है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपके क्वांटम कंप्यूटर यूज करते हैं क्यूबिट। क्या यूज़ करते हैं, क्यूबिट। इसके बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे जब हम अगेन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सुपर पोजिशन इंटेंगलमेंट एंड इंटेंगलमेंट जैसे प्रिंसिपल यूज होते हैं, एंड ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। ओके देन नेक्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन मोड, कि किस मोड में कंप्यूटर को यूज़ करें, उसके बेसिस पे भी हमारे पास सबसे पहले आते हैं क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए ये है आपका मोबाइल फ़ोन एंड ये है लेट्स से जीमेल का हेड ऑफिस। ओके आपने अपने मोबाइल पे अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन किया, आपने अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन किया है। ओके अब जब आपने लॉगिन कर लिया अकाउंट को, आपने अपने मेल एक्सेस किया, तो देखो आपके अपने लोकल कंप्यूटर, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप अपने लोकल कंप्यूटर पे तो सेव नहीं कर सकते हो। तो जो आपके मेल है वो कहाँ सेव हो रहे हैं, वो सेव होते हैं जीमेल के हेड ऑफिस में। एक बड़ी सी मशीन होती है जिसका काम है बेसिकली स्टोर करना ही, ठीक है। तो वो क्या है, उसको बोलते हैं हम सर्वर। और आप जो रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है आप मुझे मेरे मेल दिखा दो, आप क्या हो, क्लाइंट हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि आपको कोई गेम खेलना, आपने कैंडी क्रश खेलना है। अब कैंडी क्रश खेलने के लिए आप क्या ओपन करते हैं, प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में दुनिया भर के ऐप है। तो प्ले स्टोर के पास बेसिकली क्या है, अपना एक सर्वर है जिसमें उसने दुनिया भर के ऐप्स को रखा हुआ है। अब आप क्लाइंट हो, आप नेटवर्क के थ्रू से जुड़ोगे, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप इससे जुड़े और आपने रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज़ मुझे ना कैंडी क्रश डाउनलोड करने दो। जो डाउनलोड का बटन आता है ना आपके ऐप के बगल में, वो क्या है, रिक्वेस्टिंग के लिए है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट कर लेते हो, सर्वर आपको क्या करता है, आपकी डिमांड की हुई चीज़ या रिक्वेस्ट की हुई चीज़ को भेज देता है। ओके सो दिस इज बेसिकली क्लाइंट एंड सर्वर। वी क्लाइंट, हम क्लाइंट हैं, हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर्विस, और सर्वर सर्विस को या फिर ऐप को हमें भेजता है, जिसको हम फर्दर डाउनलोड करते हैं और यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज वर्क स्टेशन। नाउ वर्क स्टेशन बेसिकली क्या है, इसको आप ऐसे लेके चलो, ये थोड़े से बेटर कंप्यूटर है, ठीक है। जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, जो वीडियो एडिटर्स होते हैं, उनके पास वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है ये थोड़े से बेटर होते हैं, इनमें रैम अच्छी होती है, इनमें ग्राफिक्स अच्छे होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या है, बेसिकली टू डू सर्टेन टास्क आपको इन कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। देन इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस क्या है, ये पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जिनको आप लेके कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। एंड इनके थ्रू आप कंप्यूटेशन भी कर सकते हो, इनके थ्रू आप स्टोरेज भी कर सकते हो। हाउएवर दोनों ही चीज़ें लिमिटेड है। जैसे आप अपने मोबाइल में कितना पीपीटी खोल के कितनी एडिटिंग कर सकते हो डब्ल्यूपीएस में, वो लिमिटेड है, ठीक है। तो लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ आपके इन्फॉर्मेशन अप्लायंसेस आते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो पोर्टेबिलिटी होती है। दैट मीन्स मोबाइल फ़ोन आपने जेब में डाला, आप चल दिए कहीं पे भी, टैबलेट आपने बैग में डाला, आप चल दिए कहीं पे भी, क्योंकि ये क्या है, सब पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। देन एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर बेसिकली क्या है, जब आपके मशीन के अंदर प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। एग्जाम्पल ले लीजिए आप वैक्यूम क्लीनर का। वैक्यूम क्लीनर में बेसिकली पता है कि अगर ये रिस्पॉन्ड आए, ये वाला स्विच क्लिक हो तो ठीक है ये वाला काम करना है, अगर ये स्विच क्लिक हो तो बंद हो जाना है, ये स्विच क्लिक हो तो काम शुरू करना है, ये वाला क्लिक हो तो पावर इंक्रीज करनी है, इस तरह के बटन दे रखे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक प्रोग्राम को इम्बेड किया गया है, प्रोग्राम को लगाया गया है, जिसमें पता है कि कौन से स्विच प्रेस करने पे कौन सा रिस्पॉन्स करना है।
ओके, दैट बेसिकली इज एग्जाम्पल ऑफ योर एम्बेडेड कंप्यूटर। आई होप यहाँ तक सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ऑल राइट, अब हम चल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे। ओके, तो यहाँ हम बेसिकली क्या कवर करने वाले हैं, देखो अभी तक कंप्यूटर में नॉर्मली हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया कि कंप्यूटर में प्रोसेस क्या होती है, कंप्यूटर बेसिकली काम कैसे करता है, हमने पढ़ लिया कि इससे पहले हिस्ट्री में कौन से माइलस्टोन कंप्यूटर आ रखे थे, तो इतने तक हमने पढ़ लिया है। अब कंप्यूटर के बेसिक्स आपने कवर कर लिए हैं, अब आते हैं मेन कंप्यूटर पे। ठीक है, अब के चैप्टर से या अब के पार्ट से हम बेसिकली कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों की वर्किंग के बारे में ही बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स में देखो 4 बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं आपके, सिंपल है। आपकी सबसे पहले आती है इनपुट, देन आपकी आती है सीपीयू, सीपीयू में आपके ये दो आते हैं, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। देन आपकी आती है आउटपुट यूनिट, इसको आप सीपीयू लिख ही लीजिए, सीपीयू। ओके, देन आपकी आती है मेमोरी यूनिट, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज द पार्ट ऑफ मेमोरी, या फिर आप इस कंप्लीट बॉक्स को सीपीयू लिख सकते हैं, एंड मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को लिख सकते हैं मेमोरी यूनिट। ओके, ये कंफ्यूजन कैसे है मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी। ओके, तो बेसिकली हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर कंपोनेंट है एक बार रिवाइज करते हैं। हमारे कंप्यूटर में है इनपुट, हमारे कंप्यूटर में है आउटपुट, हमारे कंप्यूटर में है सीपीयू, और हमारे कंप्यूटर में है स्टोरेज। तो इनपुट, आउटपुट, सीपीयू एंड स्टोरेज। ओके, सीक्वेंस की बात की जाए तो आना चाहिए सबसे पहले इनपुट, फिर सीपीयू, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। ओके, तो दिस इज हाउ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर वर्क्स, ये अब हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले आते हैं इनपुट यूनिट में, बेसिक इसका टास्क पढ़ते हैं। देखो इनपुट यूनिट आपकी बेसिकली क्या करती है, वो कंप्यूटर को इनपुट देती है, इनपुट मीन्स डेटा प्रोवाइड करती है, इसके अलावा इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करती है कि डेटा का करना क्या है। ऑलराइट, उसके बाद देखो मैंने आपको पहले बता दिया, ये अगर आप हो, ठीक है, एंड ये आपका कंप्यूटर है, आपने कंप्यूटर को बोला कि ऐड 3+1, आपने 3+1 ऐड करने को बोला, तो जो 3 और 1 आपने भेजे हैं वो आपके डेटा हो गए, जो आपने ऐड करने को बोला है वो आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इतनी इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आपने कंप्यूटर को दे दिया है। हाउएवर आप इंस्ट्रक्शन या डेटा जो देंगे वो आप देंगे इंग्लिश हिंदी में, अपनी नेचुरल लैंग्वेज में। कंप्यूटर को क्या समझ में आती है, कंप्यूटर को समझ में आती है मशीन लैंग्वेज। सो हाउ इट्स गोना वर्क, देखो जो आपकी इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे जो भी इनपुट डिवाइस लगी होगी, बी इट योर माउस, बी इट योर कीबोर्ड, यहाँ पे जितनी भी मशीनें लगी होंगी वो आपकी क्या करेंगी, आपसे जो भी आपने लैंग्वेज बोली है उसको लेंगी और उसको फिर फर्दर कन्वर्ट करेगी इनटू द मशीन लैंग्वेज, एंड देन मशीन लैंग्वेज को आपके मेन सीपीयू तक भेज देगी। ओके, तो आपके डेटा को एक्सेप्ट करना, आपसे डेटा लेना, देन उस डेटा को ट्रांसफ़र करना, और देन उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, डेटा को आपसे लेना, सीपीयू तक भेजना और उसको कोडेड फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट करना, ये तीनों काम हमारे इनपुट यूनिट के होते हैं। उसके बाद हमारा जो फाइल है वो चली गई किसके पास, सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगी, इसको देखो सबसे पहले ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि अगेन मैंने आपको बता दिया जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी सोच विचार हो रहे हैं वो आपके सब हो रहे हैं सीपीयू। ठीक है, अब सीपीयू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपने देखना होगा कि सीपीयू बेसिकली प्रोसेसिंग का काम करती है। इसके पार्ट आते हैं, एएलयू आता है हमारे पास, सीयू आता है एंड रजिस्टर आते हैं, 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है, एंड यहाँ पे हमारे पास सीएलयू, सीयू एंड रजिस्टर है। सीपीयू बेसिकली आपसे इंस्ट्रक्शन लेगा, जो भी आपने करने को बोला है वो उस डेटा पे करेगा, एंड क्या करेगा, रिजल्ट जनरेट। अब रिजल्ट आ गए, अब अगला काम है आपके आउटपुट यूनिट का, क्योंकि आउटपुट यूनिट अब क्या करेगी, जो भी आपने डेटा दिया है, ठीक है, जो भी आपने डेटा दिया है उसको सबसे पहले कंप्यूटर से लेगी, आपने नहीं सॉरी कंप्यूटर ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है या रिजल्ट दिया है उसको पहले कंप्यूटर से एक्सेप्ट करेगी। देन क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में। अदरवाइज आपको अगर 0 1 0 1 1 1 0 ऐसे बोल दिया जाए आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आउटपुट यूनिट का काम है कि आपको आपकी जो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है उसमें रिजल्ट को दिखाया जाए। ओके, तो ये काम करेगा हमारा आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट ने काम कर दिया, रिजल्ट दिखा दिया, कोडेड जो हमारा डेटा था उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू रीडेबल फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास आती है मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या करेगी, जो भी आपने प्रोग्राम और डेटा दे रखा है उसको स्टोर करेगी।
ठीक है, ये काम करती है मेमोरी यूनिट, ताकि वो जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में भी अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो वो कर पाऊँ। देन जो आपकी मेमोरी यूनिट होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब जो प्राइमरी है उसमें भी क्या है, उसमें से जो हमारी वो निकलती कैश निकलती है वो अलग तरह की मेमोरी है। तो और इसके अलावा जब हम सीपीयू की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था सीपीयू में होते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं, अ टाइप ऑफ मेमोरी है, लेकिन वो पार्ट सीपीयू का है। हालांकि हम पढ़ेंगे उसको मेमोरी हायरार्की के साथ कल की क्लास में, या नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नॉट कल की, नेक्स्ट सैटरडे की क्लास में। बट वो जो मेमोरी यूनिट है वो आपकी बेसिकली क्या है, वो आपकी मेमोरी यूनिट जो है वो बेसिकली डिसाइड करेगी कि कहाँ डेटा स्टोर होगा। ये इसमें आपके आ जाएंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनली। जो आपके रजिस्टर हैं वो सीपीयू का पार्ट होते हैं। ओके, नाउ विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल 4 कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बहुत इजी है। हाँ, एक और चीज़ देखो, जब हम इनपुट यूनिट की बात करते हैं, अगर आपसे प्रोसेस पूछी जाए कि कौन सी प्रोसेस होती है, तो सबसे पहली प्रोसेस होती है इनपुटिंग। इनपुटिंग मतलब आप इनपुट को दे रहे हैं। इसके अलावा अगर सेम वे में जाए आउटपुट में, तो आउटपुटिंग। ओके, प्रोसेसिंग तो आपको पता ही है, तो इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग होगी। देन उसका स्टोरेज होगा विद द मेमोरी यूनिट। ऑल राइट, so with this we have covered all the components of computer system. Now let's begin with the CPU. इनपुट एंड आउटपुट यूनिट हम कहाँ पे पढ़ेंगे, वो जब हम हार्डवेयर पढ़ेंगे अभी आने वाले कमिंग पार्ट में, आज ही के दिन, मतलब नॉट कमिंग पार्ट, थोड़ी सी देर में। तो जब हम हार्डवेयर पढ़ेंगे आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में दोनों ही बता दूंगी, लेकिन सीपीयू मुझे, क्योंकि प्रोसेसिंग का चैप्टर है, तो सीपीयू मुझे यही बताना पड़ेगा। ओके, नाउ सबसे पहले एएलयू की बात करें, जो कि सीपीयू का पार्ट है। तो एएलयू मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक मीन्स इट विल डू योर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। दैट मीन्स जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, कि कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ माइनस करनी है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, कोई चीज़ डिवाइड करनी है, इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन, एंड, और, नॉट, और, ये सब ऑपरेशन आपके कंप्यूटर करके दे सकता है, मतलब लॉजिक पे के बेसिस पे। यू नो, लेवल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, जहाँ सिचुएशंस होती हैं, कि लेट से मैंने कहा कि अगर सिचुएशन ए है, अगर दोनों, लॉजिक ये है कि अगर सिचुएशन ए और बी दोनों सच है, फिर तो डेफिनेटली नहीं जाऊंगा। ए और बी, अगर ए और बी राइट है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए और बी, अगर दोनों राइट हैं तो राइट होगा, अगर एक राइट है तो क्रॉस हो जाएगा, अगर दोनों ए और बी दोनों गलत है तो भी क्रॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आज बारिश होती है और अगर आज वर्किंग डे है, तो मैं छाता लेके स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आज बारिश भी हो रही है और वर्किंग डे भी है, तो मैं स्कूल जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन छाता लेके, ठीक है, छाता लेके जाऊंगा इज द रिजल्ट। ओके, छाता ले जाना है कि नहीं, दिस वाज द प्रॉब्लम। अब लेट्स से कि आज वर्किंग डे नहीं है, तो क्या मैं छाता लेके स्कूल पहुंच जाऊंगा? नहीं। अगर आज वर्किंग डे है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो क्या मैं छाता लेके स्कूल पहुंच जाऊंगा? आंसर इज अगेन नहीं। तो आपने बेसिकली लॉजिक समझा रखा है, एंड उसी लॉजिक के बेसिस पे आपका कंप्यूटर आपको काम करके दे रहा है। आपने अपने कंप्यूटर को ऐसा नहीं बोला कि स्कूल होगा, बारिश होगी, आपने बस सिचुएशन समझा रखी है। ठीक है, तो सिचुएशन के बेसिस पे या लॉजिक के बेस पे आपका कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है। देन बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन। बिट शिफ्टिंग में क्या होता है, देखो, जो आपके कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज है 01011001 वाली, यहाँ बेसिकली क्या है, हर एक डिजिट को, हर एक जीरो को और हर एक वन को हम बोलते हैं बिट। ठीक है, तो इस बिट को, इस जो बिट, कोई भी एक बिट पकड़ लो, इसको आप लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप राइट भी शिफ्ट कर सकते हैं, एंड दिस इज बेसिकली योर बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन। इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेशन है, जहाँ पे आपको बीच में साइन देना है, जैसे कि 2+5 किस साइन में रहेगा, या इक्वल टू होगा to 4+3। ओके, सो दिस इज इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेशन, मतलब बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। ऐसे ही अगर आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की इक्वेशंस पे कोई भी रिलेशन निकालते हैं, तो वो आपका कंपैरिजन ऑपरेशन के अंदर आएगा।
ठीक है, तो ये आपकी होगी ALU। इसके अलावा दूसरी यूनिट है आपकी CU। CU की अगर बात करूं, दिस इज द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या करती है, जितना भी आपके कंप्यूटर का काम है सबको कंट्रोल करने का, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो डिवाइस हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, इसका काम करती है कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर के फ्लो ऑफ वर्क के लिए, ठीक है, वर्क फ्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है CU। उसकी स्पीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कंट्रोल यूनिट, क्योंकि ये सबसे पहले तो फेच करती है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन रखी हुई है, उसको लेके आती है, देन उसको डिकोड करती है, देन सिग्नल जनरेट करती है सभी के लिए कि किसने काम करना है। क्या लॉजिकल ऑपरेशन वाले पार्ट ने काम करना है, क्या बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन वाले पार्ट ने काम करना है, क्या मॉनिटर ने काम करना है, या माउस ने काम करना है। तो इस तरह की चीज़ जो डिसाइड करती है, जितनी भी आपकी डिवाइस और डेटा को कंट्रोल करती है, वो आपकी करती है कंट्रोल यूनिट। यहाँ तक कि जो आपका ALU है वो कब काम करेगा, उसका कौन सा पार्ट कैसे काम करेगा, ये भी कंट्रोल आपका कंट्रोल यूनिट करती है। जो आपकी मेमोरी है उसको भी कंट्रोल आपका कंट्रोल यूनिट करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, बेसिकली डेटा मूवमेंट को मेमोरी और CPU के बीच में फैसिलिटेट करती है। जितनी आपकी डिवाइस कंट्रोल है, जितनी आपकी डिवाइस है उनको कंट्रोल करती है। उसके बाद जो भी डेटा एक्सचेंज हो रहा है उसको कंट्रोल करती है, एंड जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ रखी हुई है, इनको भी आपका लेके आती है आपकी कंट्रोल यूनिट। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज another question, which component of computer is responsible for the instruction। तो आपने बताना है इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए आपका कौन सा कंपोनेंट। ओके, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर बाय द यूजर। ओके, एग्जीक्यूशन के लिए कौन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। थोड़ा सा मतलब जंबली सा क्वेश्चन है, इसको आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है, तभी आप इसके आंसर पे पहुंच पाएंगे। ओके, इसके आंसर पे तभी आप पहुंच पाएंगे। तो बेसिकली आपने इसका आंसर देना है। तो आप बेसिकली बताएंगे कि कौन सा कंपोनेंट आपके कंप्यूटर का रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एग्जीक्यूशन। इज इट इनपुट यूनिट, इज इट मेमोरी यूनिट, इज इट CPU यूनिट, और इज इट द आउटपुट यूनिट। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोच के बताइए, ऐसा ही मतलब बहुत ट्रिकी भी नहीं है ये, लेकिन हाँ थोड़ी सी आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको सिंपली एक लाइन लिखी जाएगी कि ओके दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। आपने जितनी चीज़ें समझी है उससे आपने जेस्ट लेना पड़ेगा, हिंट लेना पड़ेगा कि क्या आंसर हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बात हो रही है एग्जीक्यूशन की, यहाँ पे बात नहीं हो रही कि इंस्ट्रक्शन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे बात नहीं हो रही है कि रिजल्ट कौन शो कर रहा है। बेसिकली बोला जा रहा है आपको डेटा और इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उस डेटा पे काम आप कर रहे हैं, तो आप कौन है, तो आप हो जाएंगे CPU। ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ओके, नाउ नेक्स्ट चल देते हैं डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में। दैट मीन्स आपका डेटा, यहाँ से डेटा आपका जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू द इंफॉर्मेशन। तो इसमें कौन कौन काम करता है ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आपकी क्या आती है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज की स्टेज आती है। तो सबसे पहले जब हम इनपुट स्टेज की बात करते हैं, यहाँ क्या होता है, बेसिकली डेटा कलेक्शन होता है, एंड डेटा को हम लोग एनवायरनमेंट से कलेक्ट करते हैं। अगेन आप रिपोर्टर हैं, आप हर किसी से जाके पूछ रहे हैं कि अच्छा आपने वोट किसको दिया, आपने वोट किसको दिया है, जो इंसान जो बोलता है आप उसको नोट कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, डेटा आप बेसिकली जब पूछ रहे हो तो आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, एंड जब आप लिख रहे हो तो आप डेटा को कैप्चर कर रहे हो। ओके, सो आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया पूछ के, एंड आपने जब उसको लिखा तो वो डेटा कलेक्ट भी, कैप्चर भी हो गया, ठीक है। देन आपने इन कोडिंग की। ओके, इन कोडिंग की मतलब जो फॉर्मेट कंप्यूटर को एक्सेप्टेड है उस फॉर्मेट में आपने चेंज किया। देन आपने डेटा को ट्रांसमिट किया टू द प्रोसेसर, ठीक है, कि वो प्रोसेसर के पास जाए। देन अगर लेट्स से कि आप यहाँ बैठे हो, लेकिन आपका काम सिर्फ डेटा को एंटर करना है, एक्चुअल में प्रोसेसिंग जो है वो लेट से स्टेट में कोई हेड करेगा। जैसे कि आप लेट से आप एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो, आपका काम है डिस्ट्रिक्ट में डेटा कलेक्ट करना, फाइनली वो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजना है। तो आप क्या करोगे, डेटा को इकट्ठा करके जब आप भेजोगे तो आप बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन की स्टेज को कंप्लीट करो। जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे कम्युनिकेशन करना ही पड़े, काफ़ी बार वहीं पे प्रोसेसिंग करनी होती है, तो उसमें ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे इनपुट स्टेज में गीगो रूल अप्लाई होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, या फिर गुड इनपुट इन गुड इनपुट आउट। ओके, देन प्रोसेसिंग स्टेज में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो स्टेज है, जो प्रोसेसिंग की साइकिल है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, ठीक है, जैसे कि कैलकुलेटर में होता है, मैकेनिकल हो सकता है, या फिर ऑटोमेटेड हो सकता है।
यहाँ पे जो आपका रॉ डेटा है एक्चुअली वो चेंज होता है, एक्चुअली एग्जीक्यूशन होता है आपकी इंस्ट्रक्शन का इनटू द प्रोसेसिंग स्टेज और वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। ओके, इसमें सीपीयू का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। एंड टाइम किस पे डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी पे, कि कितना टाइम ले रही है डिवाइस, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो जो काम है वो कितना कॉम्प्लेक्स, क्या वो सिंपल है, क्या वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सब। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ इनपुट ऑल्सो मैटर, अगर आप इनपुट बहुत ज़्यादा देंगे और प्रोसेस सिर्फ ऐड करने को कहेंगे तो भी कंप्यूटर टाइम लेगा। ओके, देन नेक्स्ट स्टेज इज द आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज बेसिकली क्या है, अब आपका रिजल्ट जनरेट हो चुका है प्रोसेसिंग स्टेज में, अब आपने वो यूजर को भेजना है तो आप जाओगे आउटपुट स्टेज में। ओके, इट कलेक्ट्स द रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेसिंग। यहाँ पे होती है डीकोडिंग, जो भी आपने इनकोडिंग की थी उसको डिकोड किया जाता है इन द आउटपुट स्टेज। ओके, देन वो जो फाइनली आपके पास रिजल्ट आ रखा है यूजर फ्रेंडली फॉर्म में, उसको आप दिखाते हो टू द यूजर। ओके, देन लास्ट वी हैव इज स्टोरेज। स्टोरेज हम कब करते हैं, जब बेसिकली हमें पता है कि डेटा हमने फ्यूचर में भी यूज़ करना है। ओके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। अगर स्टोर नहीं करना है तो टेम्पररी प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी बेसिस पे भी सेव कर सकते हैं। ओके, देन एक क्वेश्चन आपके लिए और है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग डिकोडिंग प्ले क्रूशियल रोल इन आउटपुट स्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिकोडिंग। तो आपने बेसिकली डिकोडिंग की डेफिनेशन यहाँ पे बतानी है जो कि हमारी आउटपुट स्टेज में अभी हमने देखी थी। कन्वर्टिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड इनटू सिंपल मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मिंग इनक्रिप्टेड डेटा बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म यूजिंग अ की, interpreting and converting the received signal from a comparable format for the receiver, compressing a digital signal for efficient transmission of network। अगर मैंने आपको बोला था, देखो हर बार आपको प्लेटर पे आंसर नहीं दिया जाएगा कि देखो यहाँ पे ये वाली लाइन लिखी हुई है, आपने कुछ चीज़ें इंटरफेयर करनी होगी, एप्लीकेशन के पार्ट में जाना होगा। ये क्वेश्चन जो है ये भी एप्लीकेशन के पार्ट में, तो आपने बेसिकली बताना है डिकोडिंग इनमें से क्या होती है। देखो डिकोडिंग होती है जब आप इनक्रिप्टेड डेटा जो आपके पास है उसको टर्न बैक करते हो इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो हियर जो आपका आंसर होगा, ओ यस, ऑप्शन सी होगा, दैट इज इंटरप्रेटिंग एंड कन्वर्टिंग द रिसीव सिग्नल इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्मेट। आई टेल यू हाउ। देखो जो इनक्रिप्शन होता है, इनक्रिप्शन बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। जो इनकोडिंग होती है मशीन लैंग्वेज में समझने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इनकोडिंग होती है। ठीक है, तो जो इनकोडिंग होने के बाद वापस डेटा को डीकोड किया जाता है, तो क्या किया जाता है, जो कोडेड फॉर्म है उससे कन्वर्ट किया जाता है इनटू द डीकोडेड फॉर्म। ओके, इनक्रिप्शन कैसे अलग है, इनक्रिप्शन में की यूज होती है, ये सिक्योरिटी के लिए होता है। जैसे व्हाट्सएप में आपकी चैट है, उसको कोई नहीं दुनिया में पढ़ सकता है एक्सेप्ट दूसरा व्हाट्सएप यूजर जब आप उसको भेजेंगे। क्यों, क्योंकि व्हाट्सएप की एक अपनी की है, जैसे ही आप मैसेज भेजते हैं वो ताला लगाता है, जैसे रिसीवर के फॉर्म में फ़ोन में जाता है, वो उससे पहले पड़े ताला खोल दिया जाता है। लेकिन वो चाबी किसके पास रहती है, व्हाट्सएप के पास रहती है। टेलीग्राम की अपनी की है, इंस्टाग्राम की अपनी की है, ये इस प्रकार काम करता है। लेकिन डी कोडिंग जो स्टेज है वो इन सबसे बिल्कुल अलग है, वो सिक्योरिटी के लिए नहीं है। उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो आपकी मशीन लैंग्वेज है उसमें आपका रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू द यूजर फ्रेंडली फॉर्म। ओके, अब पढ़ेंगे हम वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। बेसिकली 8 टाइप्स हम कवर करेंगे, आप करना चाहे तो इसमें 20 टाइप भी आपको वेरियस मिल जाएंगे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट वालों पे फोकस करेंगे। सबसे बेसिक आपका है मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग क्या है, देखो नाम में ही इसके मैन है, मैनुअल में MANUAL, तो इसके नाम में ही मैन है। दैट मीन्स अ ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। दैट मीन्स देखो आपको ऐड करना के लिए कंप्यूटर यूज करने की बजाय आपको बोला जाए 3+5 कितना होगा, तो आपने मन में ऐड कर लिया कि ओके 8 होगा, तो आपने क्या कर रखा है, ह्यूमन प्रोसेसिंग कर रखी है, राइट। अब आप उसको एंटर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मैनुअल प्रोसेसिंग कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ एरर प्रोन, इसमें एरर होने के बहुत चांसेस रहते हैं। हाई लेबर कॉस्ट है इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग लगते हैं। एंड पेन एंड पेपर जैसे एंटिटी इनके क्या होते हैं, इनके यूज़ भी हमें करने पड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो आप भी तो कहीं पे डाटा नोट करते रहोगे ना, आपके पास मेमोरी इतनी फास्ट तो है नहीं। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप जाओ ईडीपी पे। ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या है, ऑटोमेटेड है। दैट मीन्स जो रिपीटेड टास्क है वो लार्ज स्केल पे खुद पे किए जा सकते हैं थ्रू ईडीपी।
ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या है, आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, आप जो भी चीज़ें प्रोसेस करना चाह रहे हो वो जैसे रिसीव हो रही है, ऑनलाइन जा रही है और उसी टाइम पे प्रोसेस हो जा रही है, तो इसको कहते हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग। हालांकि इसमें ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनेट हो ही हो, अदरवाइज आप इंटरनेट से जुड़ेंगे नहीं एंड ये कंप्लीट नहीं होगा। देन वी हैव इज रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूअल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ओके, यहाँ पे जो इनपुट दिया जाता है वो इतनी जल्दी प्रोसेस होता है कि इंसान को लगता है कि यार इनपुट डालते ही आंसर आ गया, पर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है, जो कंप्यूटर की कैलकुलेशन है वो है नैनो सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में, और इतना तो हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो इसी वजह से क्या लगता है कि लगातार काम हो रहा है, जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ वैसे ही इन्फॉर्मेशन आ जा रही है, दैट मीन्स इट्स रियल टाइम, वो उसी टाइम पे हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग क्या है, ट्रांजैक्शन ऑल कलेक्ट ऑल ओवर द टाइम एंड प्रोसेस टुगेदर, पेरोल, एग्जाम रिजल्ट एंड बिलिंग। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, जितने भी आपके पास टास्क आएंगे आप इकट्ठा करोगे और बैच बनाओगे, सिमिलर टाइप के टास्क का एक बैच बनाओगे, अगले टाइप के टास्क का एक बैच बनाओगे, अब पूरे बैच को भेजोगे प्रोसेस होने के लिए, तो इसको कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग क्या है, रिमोट वर्क स्टेशन कनेक्ट द सेंट्रल सर्वर, सेम सॉफ्टवेयर एंड इंस्ट्रक्शन। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हो रहा है, जोग्राफिकली आप अलग अलग जगह पे, आप वर्क फ्रॉम होम पे हो, ठीक है, उसके बट आपको क्या है, ऑफिस का काम करना है, तो आपने क्या कर रखा, ऑफिस के साथ आप कनेक्टेड हो, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट वी हैव इज मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स एट अ टाइम मोर देन वन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, so we will call it multi processing. Then next we have is time sharing. Time sharing में क्या हो रहा है, देखो one device is there, we have only one device, अब इसी डिवाइस पे अलग अलग टाइम स्लॉट में अलग अलग इंसान आके मशीन को यूज़ कर रहा है, तो उसको आप बोलेंगे दिस इज टाइम शेयरिंग। जैसे कि सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक आदमी ए बैठ रहा है, ठीक है, वो अपना होमवर्क कर रहा है, देन 1 बजे से 2 बजे तक या 1 बजे से 3 बजे तक बड़ा भाई आ रहा है, वो यूज़ कर रहा है, फिर 3 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रियंका यूज़ कर रही है, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई और यूज़ कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को क्या आप क्या बोलोगे, टाइम शेयरिंग हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं कंप्यूटर बस। ओके, तो जैसे कि आप इन बस में देख सकते हैं, देखो जब हम बस की बात करते हैं बेसिकली आपने इस इमेज को देखना है, ठीक है, ये इमेज से बेसिकली आप देख सकते हैं पतली पतली वायर्स जो हैं आपकी, वो आपके कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रही हैं, दीज आर बेसिकली बस। ओके, छोटी सी वायर, अगर आप किसी भी डिवाइस जो भी आपके पास, अगर आप थोड़ी सी उनमें से देखेंगे कि अगर कहीं से कटी पटी हैं तो उनमें पतली पतली वायर्स होती हैं, तो वो क्या है आपकी सबकी सब, वो है आपकी बस। बस दो तरह की होती है, इंटरनल बस एंड एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस, एक्सटर्नल बस। जब हम बात करते हैं इंटरनल बस की, ये क्या करती है, ये मदरबोर्ड के अंदर या सीपीयू के अंदर सभी के सभी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है। इसमें सबसे पहले आपकी आती है कंट्रोल बस, 3 तरह है, ठीक है, इसमें कंट्रोल, एड्रेस एंड डेटा बस। इसको और क्या बोलते हैं, जो हमारी इंटरनल बस है इसी को बोलते हैं सिस्टम बस। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं सिस्टम बस। तो सबसे पहले अगर हमारे पास आता है इसमें कंट्रोल टाइप ऑफ बस। कंट्रोल बस ये किसको कंट्रोल करेगी, अगेन सीयू जो आपने पढ़ा था ये वहाँ से जाएगी, ये कैरी करेगी कमांड टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। जो भी आपने डिवाइस कनेक्ट कर रखी है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रोजेक्टर है, आपका हेडफोन है, माइक है, स्पीकर है, तो इन सब को कंट्रोल करने का काम एंड इन सब का फैसिलिटेशन करने का काम मेमोरी के साथ कौन करेगा, कंट्रोल बस। ओके, देन वी हैव इज एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करेगी, ये कैरी करेगी एड्रेस किसका, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का, कि कहाँ कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस लगी हुई है, तो ये कनेक्ट करेगी एड्रेस बस। देन वी हैव इज डेटा बस, जो डेटा कैरी करना है, जो इनपुट डिवाइस से डेटा कैरी करना है, जो आउटपुट डिवाइस के लिए डेटा कैरी करना है, ये काम भी कौन करके देता है, हमारा इंटरनल बस। तो ये किसका काम है, इंटरनल बस का अगेन। ओके, तो सीपीयू के अंदर जितनी भी वायरिंग है जो काम कर रही है फॉर कंट्रोल, कंट्रोल बस, एड्रेस, एड्रेस बस, डेटा, डेटा बस। ओके, इसके बाहर जो एक्सटर्नल डिवाइसेस, जैसे कि आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनको कनेक्ट करने का काम करता है एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस की बात करें तो कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे आपका PCI 1992 पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, देन PCIe शेयर्ड लेटेस्ट स्टैंडर्ड है ग्राफिक्स के लिए, देन SATA। SATA is basically connect HDD to motherboard. Then USB,
देन यूएसबी है, प्लग एंड प्ले को सपोर्ट करता है, कीबोर्ड है, इसमें माउस है, एंड लास्टली है थंडरबोल्ट। ये कुछ एग्जांपल आपके एक्सटर्नल बस के, ठीक है। अब अगर आप एक क्वेश्चन को देख लेंगे तो थोड़ा सा आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें एप्लीकेशन वाइज समझ में आ रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज मोस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड वाया इंटरनल बस इन अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनमें से कौन सा है जो कंपोनेंट डायरेक्टली कनेक्टेड है वाया इंटरनल बस इन अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर? सीपीयू और कीबोर्ड है, सीपीयू और रैम है, सीपीयू और मॉनिटर है, या सीपीयू और प्रिंटर है? तो आपने ये बताना है कि कौन सा कनेक्ट करता है। अगेन देखो, डायरेक्ट लाइन नहीं लिखी हुई है, पर आप ध्यान से देखो, कंपोनेंट्स इज मोस्ट लाइकली डायरेक्टली कनेक्ट है वाया इंटरनल बस। अब मैंने आपको पहले ही समझाया था इंटरनल बस किसको कनेक्ट करती है, इंटरनल बस हमारी कनेक्ट करती है इंटरनल कंपोनेंट को सीपीयू के साथ। तो इनमें से कीबोर्ड है वो तो एक्सटर्नली कनेक्ट होता है, तो ये तो नहीं होगा। आपका प्रिंटर है, ये भी एक्सटर्नली कनेक्ट होता है, प्रिंटर आप बाहर से ही तो लगाते हो। देन आपका मॉनिटर है, ये भी बाहर से कनेक्ट होता है, ऐसा तो नहीं है सीपीयू के अंदर आप मॉनिटर लगा रहे हो या सीपीयू के अंदर आप कीबोर्ड या प्रिंटर लगा रहे हो। तो सीपीयू के अंदर क्या कनेक्ट करते हो आप, तो आप वहां कनेक्ट करते हो रैम को। इसीलिए सीपीयू एंड रैम जब क्लोजली काम करते हैं तो उनको चाहिए होती है इंटरनल बस। ऑल राइट, इज इट वेरी मच क्लियर? देखो इसमें अगेन क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि ओ आई रियली वांट टू टेस्ट, क्योंकि आपने 1 मिनट पहले 1 सेकंड पहले क्या पढ़ा था, मुझे पता है वो आप याद होगा क्योंकि जस्ट पढ़ रखा है। बट एप्लीकेशन पार्ट ऐसा है जिसके लिए आपने दिमाग को सर्टेन वे से चलाना पड़ेगा एंड वो आपने सीखना है। मेरी इस पूरी सीरीज का पर्पस ये है कि आप पढ़ने के बाद ये सीख पाएं कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को लूँ, जो मैंने फैक्ट समझे हुए हैं। अगर मैं किसी किसी टॉपिक को कवर करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए इस नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करूँ, ये आपने सीखना है। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ very important part for your examination is to read about the port and connector. This one at high priority you will read one by one, I'll cover. but देखो यहाँ पे जस्ट कवर करने से ऐसा नहीं है कि आपको याद ही हो जाएगा, याद करने के लिए आपने थोड़े से एफर्ट एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले पोर्ट कनेक्टर में बात करूँ तो हमारे पास पहला इंटरफेस है पीसीआई का। पीसीआई बेसिकली क्या है, ये आपका ओल्डर स्टैंडर्ड, मतलब पुराने सिस्टम्स में यूज होता था, अब रिप्लेस हो चुका है पीसीआई से। एंड किस चीज़ के लिए यूज होता था, फॉर द एक्सपेंशन कार्ड, जब आप कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि अरे मेरे कंप्यूटर में ना प्रोजेक्टर कनेक्ट करने का नहीं, तो वो लगाना है, तो उसके लिए एक्सपेंशन कार्ड है और उसको कनेक्ट करता था पीसीआई। द नेक्स्ट वी हैव इज पीसीआई ई। तो पीसीआई ई की बात करें तो ये भी अगेन इंटरनल है, एंड यहाँ पे ग्राफिक कार्ड, एसएसडी एंड एनआईसी, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है। मॉडर्न हाई स्पीड के जो स्टैंडर्ड है वो हमारा पीसीआई ही है, पीसीआई ई ने ही पीसीआई को रिप्लेस किया है। देन वी हैव इज साटा। साटा इज बेसिकली फॉर एचडीडी एंड एसएसडी, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस के लिए है, उसके लिए इंटरफेस जो हम यूज करते हैं या वायर यूज करते हैं वो है साटा। देन वी हैव एससीएसआई। एससीएसआई की बात करें, दिस इज यूज फॉर हार्डवेयर एंड स्कैनर एंड प्रिंटर। ओके, जितनी भी हमारी इस टाइप की डिवाइसेस हैं उसके लिए काम करते हैं हम एससीआई, यूज इन सर्वर एंड वर्क स्टेशन। ये ज़्यादातर कहाँ यूज होता है, सर्वर एंड वर्क स्टेशन पे। द नेक्स्ट वी हैव इज एससीएसआई। एससीएसआई इज बेसिकली SCSI is the one used for the server and interface. Okay, SATA we have done for the storage. AGP next. AGP is for graphics card. ग्राफिक कार्ड मीन्स आपकी पिक्चर की क्वालिटी कैसी रहेगी, इसको कंट्रोल करता है आपका AGP, एंड ये भी अब रिप्लेस हो चुका है PCIe से। द नेक्स्ट वी हैव इज USB। USB में क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव है, यही सब चीज़ें आती हैं। जितने भी आप फंक्शन देख रहे हैं डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ईयरफोन्स वगैरह भी इसी में आ जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं USB की तो इसमें प्लग एंड प्ले फंक्शनलिटी होती है। प्लग एंड प्ले क्या होता है, देखो विदाउट शटिंग डाउन माई कंप्यूटर, मैं क्या कर रही हूँ, बिना कॉन्फ़िगरेशन के, बिना कुछ किए डायरेक्ट डिवाइस को कनेक्ट करती हूँ, मेरे कंप्यूटर में वो चल जाती है। तो दैट इज द प्लग एंड प्ले फंक्शनैलिटी जो USB की तरफ से आती है। देन वी हैव इज HDMI। HDMI इज अगेन बेसिकली फॉर मॉनिटर, टीवी, प्रोजेक्टर, अगेन फॉर पिक्चर क्वालिटी एंड ऐसी चीज़ों के लिए है। एंड दिस बेसिकली इज फॉर बोथ ऑडियो एंड वीडियोज टुगेदर। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फायरवायर IEEE 1394। जब फायर वायर की हम लोग बात करते हैं तो इसको बेसिकली आप देखो कि इसमें डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस ही कनेक्ट हो रही है, स्पेशली कैमराज एंड ऑल।
ओके तो इसके लिए फायरवायर यूज हो रहा है, इतना कॉमन नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट क्या है, एक तरह का एक्सटर्नल कनेक्टर है, यहाँ पे फास्ट स्टोरेज मॉनिटरिंग वगैरह हो सकती है इजीली, एंड वेरी हाई स्पीड माल फंक्शंस। ओके तो ये आपका हो जाता है थंडरबोल्ट। तो मतलब मल्टी फंक्शन, नॉट माल फंक्शन, मल्टी फंक्शन, दैट मीन्स आप, क्योंकि देखो थंडरबोल्ट में क्या होता है, आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी होती है, तो आपने अगर कोई फाइल बहुत तेज ट्रांसफर करनी है उसके लिए यू विल गो फॉर द थंडरबोल्ट। लास्ट वी हैव इज वीजीए। अगेन जो पुराने मॉनिटर्स थे, पुराने क्या कहते हैं आपके प्रोजेक्टर्स थे, उनमें अगर आपको ग्राफिक्स अच्छे अच्छे चाहिए तो उसके लिए क्या होता था, आपका ग्राफिक एरे जो आपका आता था वो आता था VGA के साथ। इसकी स्पेशल बात यह है कि इसमें पिन 15 पिन एनालॉग जो आपका कनेक्टर है वो ये है। ओके तो देखो इस वाले जो पोर्ट एंड कनेक्टर का टॉपिक हमने कवर किया है, इसमें आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इसको एक बार बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अच्छे से पढ़ना है। इसमें ऐसा कंफ्यूज होने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप इसको एक बार तमीज़ से पढ़ते हैं, आपके ये इजीली कवर भी हो जाएंगे। एंड एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म टाइप में नहीं आएंगे, बट येस पर्टिकुलर जो आपका इंटरफेस है वो किस चीज़ के लिए है, ओके यूज फॉर व्हाट, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आपके ज़्यादा है। बट रिगार्डलेस पोर्ट एंड कनेक्टर्स को आपने अच्छे से कवर करना है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें कवर है। तो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर ऑफ कंट्रोल बस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अगर एक कंट्रोल बस कंप्यूटर सिस्टम की काम नहीं करती है तो उस केस में क्या हो सकता है। अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप याद करो कंट्रोल बस का काम क्या था। ओके उसके बेसिस पे आप इसका आंसर बता दोगे। लॉस ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस, इनकरेक्ट डेटा फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन फेलियर, इनएबिलिटी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, स्लोअर हार्डर डिस्क। तो कंट्रोल बस काम नहीं कर रही है जो सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करती थी, तो इस केस में आपका क्या हो सकता है। देखो हो सकता है आपको ये बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो, पर बेसिकली आपको कंट्रोल बस का काम याद करना है। कंट्रोल बस क्या करती थी, कंपोनेंट्स को कंट्रोल करती थी, डेटा जो भी आ रहा है उसको फेच करना है, एग्जीक्यूट करना है, ये काम कौन करता था, कंट्रोल बस। अगर वो फेल हो गई है तो क्या होगा, आपका जो डेटा है वो इनकरेक्टली फेच होगा, एंड जो आपका एग्जीक्यूशन है वो फेल हो जाएगा। दैट मीन्स प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगी, काम कंप्लीट नहीं होगा। Okay so this is like that. All right, now next let's talk about the instruction cycle. instruction cycle और IPO cycle में अंतर क्या है, ठीक है, या प्रोसेसिंग साइकिल की बात करें। देखो वहां पे क्या है, आपका इनपुट है, देन हम बात करते हैं आउटपुट की, देन हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की, देन हम बात करते हैं स्टोरेज की। बेसिकली तो IPOS, लेकिन बस ये इन चार स्टेजेस की हम पर्टिकुलरली बात करते हैं। वहीं पे जो इनपुट है, जो इनपुट मैंने कहा ना, आप IPO में इनपुट देते हैं, इनपुट के साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन का साइकिल क्या है, डेटा का हमने देख लिया, इंस्ट्रक्शन का साइकिल क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में साइकिल में फर्स्ट जो आती है स्टेज वो आती है फेच, देन आती है डीकोड, देन आती है एग्जीक्यूट, एंड देन आपकी आती है स्टोर। लास्टली स्टोर्ड यहाँ पे ही है। ओके सबसे पहले फेच की बात करें तो कंप्यूटर फेचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी आपके कंप्यूटर की जो है, अभी अभी बस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मेन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये बहुत जल्दी हम डिस्कस करने वाले, बहुत जल्दी, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा बस इसको अभी बस जस्ट गो थ्रू मी, धीरे धीरे ये आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी, एक भी टर्म ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। बट अभी के लिए आपने ये समझना है कि CPU जाता है, इंस्ट्रक्शन को लेके आता है मेन मेमोरी में, डेटा बस का यूज़ करता है, और मेन मेमोरी जो आपकी रैम है, रोम है, इनमें से आपके इंस्ट्रक्शन को लेके आता है। अब इंस्ट्रक्शन आ गए हैं, उसको प्लेस करता है एक रजिस्टर के साथ। रजिस्टर किसका पार्ट है, CPU का, ठीक है। तो CPU में IR होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसको पकड़ा देता है इंस्ट्रक्शन। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन पूरी होती है, फिर अगली इंस्ट्रक्शन क्या है ये पता चलता है हमें प्रोग्राम काउंटर से। प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस पता चलता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ रखी है। जैसे ही वो पता चलता है हम जाते हैं MER एंड MDR प्रोसेस में, ठीक है, एंड दिस इज हाउ अ साइकिल इज कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट वी हैव इज डीकोड। डीकोड में बेसिकली क्या होता है, आपकी इंस्ट्रक्शन आ गई है, ठीक है, आपके इंस्ट्रक्शन CPU फेच करके ले आया। अब उसको समझना है कि एक्चुअल में करना क्या है, सैंडविच बनाना है तो एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं ब्रेड काटूँ, उसके ऊपर लेटिस रखूँ, उसके ऊपर पैटी रखूँ, उसके ऊपर चीज़ रखूँ, बस ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, डीकोड करना। तो डीकोडिंग की जाती है नेक्स्ट स्टेज में। यहाँ क्या होता है, बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन आई गई है उसको तोड़ा जाता है। इनडायरेक्ट एड्रेस आर रिजॉल्व यूजिंग मेन मेमोरी, ठीक है, जो एड्रेस सीधे सीधे नहीं है उनको सॉल्व किया जाता है यूजिंग द मेन मेमोरी, क्योंकि मेन मेमोरी में सब चीज़ें होती हैं।
देन इट रिक्वायर्स डेटा फेच फ्रॉम द मेमोरी, ओके। देन क्या चाहिए, हमें मेमोरी से डेटा लेके आना पड़ता है। देन डेटा प्लेस इनटू डेटा रजिस्टर फॉर प्रोसेसिंग। देन लास्टली क्या करते हैं, डेटा रजिस्टर में हम डेटा को रख देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन लाके हमने आईआर में रखी, फिर पीसी को दी, फिर इंस्ट्रक्शन रख दी एमए एंड एमडी के हाथ में। यहाँ हमने क्या है, उसके बाद हमने क्या किया है, हम लेके आ रखे हैं डिकोडिंग की स्टेज में, हमने सिर्फ डिकोड किया है, ठीक है, कि अच्छा कौन कौन सी चीज़ क्या होती है, कहाँ जाना है। एक बार सब डिकोड हो गया, उसके बाद हम एग्जीक्यूशन पे आते हैं। एग्जीक्यूशन में हम क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट सेंड कंट्रोल सिग्नल टू रेलेवेंट सीपीयू यूनिट। कहाँ इंस्ट्रक्शन सेव होनी है उन पार्ट्स को हम क्या करते हैं, स्पेशल सिग्नल देते हैं। देन एएलयू परफॉर्म द रिक्वायर्ड मैथ्स एंड लॉजिक। लॉजिक एंड एएलयू क्या करता है, लॉजिक निकालता है, मैथ्स निकालता है। देन रिजल्ट वर रिटर्न बैक इनटू द रजिस्टर, एएलयू विल सेंड कंडीशन सिग्नल बैक टू सीपीयू। देन उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आते हैं रजिस्टर द्वारा, एंड एएलयू क्या करता है, जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, वो क्या करता है, सिग्नल भेज देता है सीपीयू को कि हाँ चलो काम हो गया है, ठीक है। अब काम हो गया, इंस्ट्रक्शन आ गया, रिजल्ट आ गया, तो ये क्या करते हैं, रिजल्ट को हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या होता है, अगर अगर लास्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आई है, एएलयू ने नहीं भेजा सिग्नल कि ठीक है काम हो चुका है करके, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया ना एएलयू क्या होता है, सिग्नल भेजता है बैक टू सीपीयू कि काम हो चुका है, अब बंद करो। अगर ये सिग्नल नहीं भेजे जाते हैं एएलयू से, तो क्या होगा, कंप्यूटर को लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, अभी ना इंस्ट्रक्शन में और कुछ करना है, अभी ये 5 के साथ कुछ और शायद 2 3 जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करता है, वो वापस पीसी के पास पहुंच जाता है। पीसी क्या करता है, बस पीसी का कोई और काम नहीं, बस ये काम है कि ठीक है अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही है, कहाँ होगी रखी हुई, ये पता करना, ठीक है। देन द साइकिल रिपीट फॉर द साइकिल देन रिपीट फ्रॉम फेच, ओके। उसके बाद फेच में जाके सारी साइकिल रिपीट की जाती है। एग्जीक्यूशन स्टेज, टोटल ड्यूरेशन फॉर एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है कि टोटल 4 फेच डिकोड एग्जीक्यूट एंड स्टोरेज मिला के कितना टाइम लगा, दैट डिपेंड ऑन द फेच स्टेज, okay. Now next we will talk about various architecture of computer. कंप्यूटर में various architecture कैसे यूज होता है। अब इसमें जो आपका सबसे पहला आर्किटेक्चर है वो है वॉन न्यूमैन, वो है आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। जब हम वॉन न्यूमैन की बात करते हैं, देखो ये क्या होता है, जब हम आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ रखा था कि एटसेक में क्या शुरू हुआ था, वॉन न्यूमैन कंप्यूटर शुरू हुआ था, ठीक है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एक्सेप्ट हुआ था। यहाँ क्या करते हैं, आप ऐसा लेके चलो कि हमारे पास एक सिंगल एल्मीरा है, ठीक है। अब एल्मीरा में हम 2 तरह की चीज़ें रख सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ एक बड़ा सा एल्मीरा है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या रखना है, एक में हमने रखने हैं सारे के सारे कपड़े, और दूसरे में दूसरी जो चीज़ हमने रखनी है वो रखनी है ये ऐसे करके डब्बे हैं, प्लास्टिक के डब्बे, ठीक है। तो यहाँ वॉन न्यूमैन में क्या बोला जाता है कि इस एक केबिन में ना यहाँ कपड़े आ सकते हैं एंड यहाँ डब्बे आ सकते हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे सिंगल सेल के अंदर डेटा भी स्टोर हो सकता है और इंस्ट्रक्शन भी साथ में स्टोर हो सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इसी के साथ हमारा स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा हो जाता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी है फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, यहाँ सिंगल बस यूज होती है, एंड स्टोर्ड डेटा प्रोग्राम, इट स्टोर्ड डेटा प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। दैट मीन्स एक सिंगल शेयर जो है, सिंगल सेल जो है वो शेयर हो सकता है विद द डेटा, अगेन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। डेटा मीन्स जो अल्फाबेट एंड नंबर्स है, इंस्ट्रक्शन मीन्स डेटा के साथ क्या करना है, ओके। तो दैट इज बेसिकली इंस्ट्रक्शन, ऑलराइट। इसके बाद हमारे पास आता है हार्वर्ड टाइप का आर्किटेक्चर। हार्वर्ड टाइप का आर्किटेक्चर ये कहता है अगर तुम्हारे पास अलमीरा है तो यहाँ रखो डब्बे, यहाँ रखो डब्बे और यहाँ रखो कपड़े, दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। और इसमें से 2023 ईओएओ में क्वेश्चन पूछा भी गया है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वॉन न्यूमैन की, वॉन न्यूमैन में एक ही सेल में इंस्ट्रक्शन और डेटा रखा जाता है, हार्वर्ड में डेटा अलग रखा जाता है, इंस्ट्रक्शन अलग रखा जाता है। बस दूसरी होती है डेटा के लिए, बस दूसरी होती है इंस्ट्रक्शन के लिए। फायदा क्या है हार्वर्ड का, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम दोनों को अलग कर रहे हैं। एक ही रीजन है कि हार्वर्ड में क्योंकि दोनों चीजें अलग है तो इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसकी वजह से बहुत ही फास्ट है,
डेटा ट्रांसफर बहुत फास्ट है, इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर बहुत ही फास्ट है इन द हार्वर्ड टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। देन वी हैव इज RISC, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम कंप्यूटर को छोटी छोटी चीजें बताते हैं टू बिल्ड अ होल टास्क। जैसे अगेन आपने सैंडविच बनानी है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर को बस ऐसा नहीं बोलते कि सैंडविच बना दे, आप कंप्यूटर को बोलते हो कि जाओ ब्रेड लेके आओ, कंप्यूटर ब्रेड लेके आता है, आप बोलते हो स्लाइस करो, कंप्यूटर स्लाइस करता है, फिर आप बोलते हो जाओ लेटिस लेके आओ, लेटिस को श्रेड करो, फिर आप बोलते हो कोल सॉ बनाओ, फिर आप बोलते हो पैटी बनाओ, फिर आप बोलते हो ठीक है चीज की स्लाइस लाओ, फिर उसमें बताया जाता है कि इसको अब ग्रिल करो। तो इस तरीके से आप रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में क्या करते हो, आप इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट तोड़ देते हो और उसके बाद बोलते हो कि ठीक है ये सारे काम अब करो, अल्टीमेटली आपको सैंडविच मिल जाता है। तो ये होता है आपका रिड्यूस सेट और ये यूज होता है इन ARM चिप्स, ओके, मोबाइल फोन में यूज होती है। देन हमारे पास इसके ऑपोजिट आता है CISC, जहाँ पे आप ये छोटी मोटी इंस्ट्रक्शन नहीं देते, आप सीधा बोलते हो सैंडविच बना दे, फिर वो आपके कंप्यूटर का काम है कि कैसे करना है। ठीक है, और एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिवाइड करके फॉलो करता है, तो दैट इज द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, ये किस में यूज होता है, 86 प्रोसेसर में आपका CISC यूज होता है, इतना वो याद करने वाला नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, यहाँ पे LIFO यूज होता है। LIFO मीन्स आपका क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज लास्ट में आ रखी है सबसे पहले वो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब देखो आपने अपने कंप्यूटर को बोला कि सबसे पहले फर्स्ट चीज जो आपने बोली वो आपने बोला गेम खोलो, उसके बाद आपने अपने कंप्यूटर को बोला कि PPT बनाओ, उसके बाद आपने कंप्यूटर को बोला क्रोम खोलो, उसके बाद आपने कंप्यूटर को बोला कि क्रोम से कनेक्ट करो, उसके बाद आपने बोला अपने कंप्यूटर को कि मूवी प्ले करो। सबसे पहले आपका कंप्यूटर क्या करेगा, मूवी प्ले करेगा, जो लास्ट इंस्ट्रक्शन मिली है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। इसीलिए इसमें हमें कोई भी एड्रेस की जरूरत नहीं होती, आपको ये नहीं ढूंढना कि यार नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगी, अब मैं क्या करूं, सारे इंस्ट्रक्शन स्टैक्ड अप है, एक के ऊपर एक रखी हुई है, जो लास्ट में आई उसको हटाया। बारात की प्लेट है, सोचो कि जो प्लेट सबसे आपने सबसे पहले प्लेट यहाँ रखी, फिर उसके ऊपर प्लेट रखी, उसके ऊपर प्लेट रखी, उसके ऊपर प्लेट रखी, उसके ऊपर गेस्ट क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाली प्लेट सबसे पहले उठाएंगे, फिर ये वाली उठाएंगे, फिर ये वाली उठाएंगे, फिर ये वाली उठाएंगे। तो दैट इज द स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर जो कंप्यूटर यूज होता है। इसमें एड्रेस यूज नहीं करना होता, इसमें यूज करते हैं स्टैक पॉइंटर, कि कौन से स्टैक को अब यूज करना है। ठीक है, ALU जो होता है वो क्या करता है, स्टैक टॉप को यूज करता है। देन स्टैक क्या यूज करता है, लीफो प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैक बेस्ड में आर्किटेक्चर में आपका लीफो यूज होता है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई भी डाउट आपको होगा नहीं। अभी तक का चैप्टर बेसिक है पर इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कोई डाउट अगर आपको आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे से श्योरली पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज टाइम फॉर द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन लीफो। वेरी इजी क्वेश्चन, अ ब्रीदर फॉर यू ऑल। ये अभी हमने जस्ट पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, वॉन न्यूमैन हार्वर्ड ऐसे नहीं है, सारे के सारे वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड में इतना डिफरेंस है कि ऑप्शन डी आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, दैट इज स्टैक बेस्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ओके, नाउ अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी स्पेस चैप्टर की, जो आपको हेल्प करेगी इस चैप्टर की प्रोसेसेस को अच्छे से समझने में। सबसे पहले है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम ऐसा टाइम है जो कंप्यूटर लेता है वेटिंग इन अ रेडी क्यू। ठीक है, वो तैयार है काम करने के लिए लेकिन उसे थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेटिंग टाइम। वो लाइन में लगा हुआ, क्योंकि आपने बहुत सारे काम दे रखे हैं। आपने सबसे पहले बोला कि पेंटिंग करो, उसके बाद अपने कंप्यूटर को बोला मूवी चलाओ, उसके बाद अपने कंप्यूटर को बोला क्रोम खोलो, उसके बाद अपने कंप्यूटर को बोला वर्ड खोलो। तो जब आपने ऐसे काम दे रखे हैं तो ये क्या लगे हैं, जब देखो यहाँ से काम लेट से शुरू हो रहा है, तो इसको हर काम को करने में लेट से 1 सेकेंड लग रहा है, तो जो 4 सेकेंड का इंतजार या 3 सेकेंड का इंतजार करना पड़ेगा लाइन में लग के इसको, वो क्या होगा, वेटिंग टाइम होगा। देन है एग्जीक्यूशन का टाइम। फिर देखो एग्जीक्यूशन का टाइम क्या है कि जब इसकी बारी आई, कंप्यूटर ने इसमें क्या था, वर्ड खोलना था, कंप्यूटर ने वर्ड ओपन करने के लिए 5 मिनट ले लिए या 5 सेकेंड ले लिए, वो क्या हो गया आपका एग्जीक्यूशन का टाइम। जब तक लाइन में आप खड़े हो, क्यू में खड़े हो आप, तो वेटिंग टाइम है। जब आपकी बारी आ गई और आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो उसके टाइम पे लगेगा एग्जीक्यूशन टाइम। देन टर्न अराउंड टाइम क्या है, टोटल टाइम जब से आप इस लाइन में लग रखे हो उससे लेकर कंप्लीट रिजल्ट आने तक का कितना टाइम है। ठीक है, अगेन मैं आपको केस बताती हूँ। जब आप लाइन में लगे, लेट्स से ये पहला टास्क है, इसने लिया 1 सेकेंड, ये दूसरा टास्क है, इसने लिया 3 सेकेंड,
ये तीसरा टास्क है, इसने लिया 1 सेकेंड अगेन। फिर आई आपकी बारी, ठीक है, अगेन फिर ये सॉरी फिर आती है आपकी बारी। अगेन कर लेते हैं, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 3 सेकेंड टास्क एंड दिस इज अगेन 1 सेकेंड टास्क। ओके, इसके बाद आती है आपकी बारी, ये आप हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले लाइन में वेट कितने सेकंड किया, 4 सेकंड, तो ये क्यू में वेट करना पड़ा आपको 4 सेकंड। उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग के लिए लगे 5 सेकंड, ठीक है। तो आपने जो अपनी प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगाया वो हो गया एग्जीक्यूशन टाइम। और जो टोटल 9 सेकंड का टाइम है, क्योंकि 4 सेकंड आप लाइन में लगे रहे, 5 सेकंड आपके रिजल्ट आने में लगे, वो होता है TAT, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। देन वी हैव इज बर्स्ट टाइम, कंटिन्यूअस सीपीयू टाइम नीडेड बाय द प्रोसेस। अगर आपके कंप्यूटर को आप कोई और काम मत दो, सीधा आप आए, लेट से आप आ रखे हो, ये आप हो, आप सीधा आए, आप सबसे पहले लग गए कंप्यूटर को, और किसने कोई काम ही नहीं दे रखा, सीधा वर्ड खोलने का काम दे रखा है। हो सकता है उसके बाद आपका कंप्यूटर 3 सेकंड में, या हो सकता है 1.5 सेकंड में ये काम कर दे। उस टाइम को बोलते हैं हम बर्स्ट टाइम, जब कोई और काम ना हो रहा हो, बस एक काम हो रहा हो, तो उस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। देन वी हैव इज अराइवल टाइम, ठीक है, व्हेन प्रोसेस एंटर द क्यू, जब वेटिंग में प्रोसेस लग जाती है उसको बोलते हैं अराइवल टाइम, कि किस टाइम पे आके वो अराइवल में लग गया। कंप्लीशन टाइम, एग्जीक्यूशन कब खत्म हो रखा है, वो हो गया है द कंप्लीशन टाइम। आइडल टाइम, आइडल टाइम क्या है, जब सीपीयू कोई काम नहीं कर रहा, उसने काम फिनिश कर दिया है, वो रेस्ट कर रहा है, तो क्या हो गया आपका आइडल टाइम। सीपीयू यूटिलाइजेशन, दैट मींस किसी भी प्रोसेस को करते टाइम आपका कितना परसेंट सीपीयू बिजी है और कितना परसेंट फ्री है। ओके, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, जब आप एक प्रोसेस, जैसे आपने पेंटिंग भी बोल दिया, आपने वर्ड भी बोल दिया, आपने कंप्यूटर में क्रोम खोलने को भी बोल दिया है, तो हर चीज को, लेट्स से अभी आप पेंट भी बनाते जा रहे हो, पीछे गाने सुनते भी जा रहे हो, तो कंप्यूटर को तो दोनों काम करने हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, 3 नैनो सेकंड उसको देता है, 3 नैनो सेकंड इसको देता है, तो ये क्या कर रहा है, दो प्रोसेस के बीच में स्विच कर रहा है, तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। देन है स्केड्यूलिंग, स्केड्यूलिंग में क्या होता है, सिलेक्टिंग द नेक्स्ट प्रोसेस टू एग्जीक्यूट, अगला मैंने क्या काम करना है, तो ये होता है स्केड्यूलिंग। देन रेडी क्यू, ये क्या है, लिस्ट ऑफ वेटिंग प्रोसेसेस, कौन कौन सी प्रोसेस वेट कर रही हैं। देन लास्टली डिस्पैचर, ये क्या है, ये सीपीयू ने असाइन किया होता है ये डिसाइड करने के लिए कि पहले कौन सा काम करेंगे, बाद में कौन सा काम करेंगे, किन दो काम को पैरेलली करेंगे, ये सब डिसाइड करने के लिए। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है इन चैप्टर से, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज चैप्टर। जो लास्ट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है कि किस टॉपिक की बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू कितनी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईपीओ साइकिल जो हमने अभी पढ़ा, और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर फंक्शन आपने हाई प्रायोरिटी पे लेने, ठीक है। ये बेस्ड ऑन पीवाईक्यू ट्रेंड है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप सिर्फ इनको कीजिए, आई एम जस्ट गिविंग यू द डायरेक्शन कि लिमिटेड टाइम में अगर आपने तैयारी करनी है या हायरार्की कैसे होगी। ओके तो सबसे पहले आप आईपीओ एंड बेसिक कंप्यूटर फंक्शन को कीजिए, देन आप सीपीयू कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर कीजिए, देन गो फॉर द डेटा प्रोसेसिंग टाइप्स, देन इंस्ट्रक्शन साइकिल आपने बहुत अच्छे से कवर करने हैं, देन गो फॉर वेरियस जनरेशन दैट वी हैव डिस्कस, देन वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर, या आर्किटेक्चर आप सारे कर लीजिए। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फिर आराम से आपने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कंप्यूटर की निकालनी है। इसको अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड यूनिट आप छोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड नहीं कर रखा है। अगर टाइम है आप कीजिए, अदरवाइज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तक का काम आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा सा समय है। रिवीजन करना हो तो वेरी हाई एंड हाई टॉपिक्स को तो आप डेफिनेटली रिवाइज कीजिए। Okay, with this we have completed the chapters. Okay students, now students, with this we have covered the first part. Thank you so much for being here. अगर आपके कोई डाउट और क्वेरी है तो आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट में क्वेरीज लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप विद इन 24 आवर्स या 2 या 3 दिन के अंदर क्वेरीज लिख लीजिए, क्योंकि उसके बाद मेरे लिए भी मुश्किल होता है कि अगेन कम बैक टू पुरानी वीडियोस, देन उसके कमेंट सेक्शन को चेक करो। क्वेरीज आप इससे पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसको अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो लार्जर चंक आपका कवर हो जाता है कंप्यूटर का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अगेन, if you are looking for some quality course to prepare for UPSC EPFO, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखो डेमो कोर्स की तो हमने बात कर ली है, वो आपने ट्राई डेफिनेटली करना है। जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, यू विल फाइंड द लिंक फॉर दैट। इसके अलावा क्वालिटी कोर्सेज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए वी आर ऑफरिंग 2 कोर्स राइट नाउ, द मास्टर कोर्स एंड द स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। मास्टर कोर्स में क्या है, अगर आप
बिल्कुल ही बिगिनर हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं, आप चाहते हो कि ठीक है मुझे ऐसे एक हैंड होल्डिंग मिले जिससे मैं अच्छा खासा अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लूँ। मैं एग्जाम के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से देख लिया यार कॉन्सेप्ट 2 दिन समझ लिए, बट ठीक है आई वांट टू बी एक एग्जाम सेंटर्ड अप्रोच मुझे मिले, मुझे एग्जाम सेंटर्ड मेंटरशिप मिले। तो उसके लिए वी हैव द मास्टर कोर्स, यू कैन गो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई अगर क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इफ यू समबडी हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी ऑलरेडी, आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रखा है, बट कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी सीएससी में नहीं आते हैं, आपको वो स्पेशल सब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए वी हैव दिस स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। किसी भी कोर्स को खरीदने के लिए कूपन ऑलरेडी अप्लाइड है, आप यहाँ से कोड को कॉपी कीजिए, बाय नाउ में क्लिक कीजिए, जो भी आपने कोड कॉपी किया है उसको आप या तो डायरेक्टली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं कूपन, 2 कूपन्स आर अवेलेबल, एंड यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल के यू कैन गो एंड लुक फॉर दिस कोर्सेज। यहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स भी कोर्स से रिलेटेड मिल जाती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी फॉर ईच एंड एवरी कोर्स। With this, students, we have completed our class. Thank you so much. All the best for your preparation and have a good day.